डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका अनुभव कैसा रहा और जब आपका मेरिट में नाम आया तब आपको कैसा लगा? एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको एक-एक डिटेल में याद होनी चाहिए सर, तब जा मैं तो बहुत बिलीव रखती हूँ, जैसे आप भी उसी चीज़ को बार-बार बोलते रहते हो ना, मेरा समय आ गया है, मेरा सिलेक्शन होने ही वाला है, मेरा तो तय है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा इतनी मेहनत करने के बावजूद। ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है सर, और अपने आप से पॉजिटिव बात करना, अफ़र्मेशन, डेली अफ़र्मेशन आपने डेली अफ़र्मेशन की भी एक वीडियो दी थी मुझे, मैंने वो भी देखी थी, कि मैं ब्रह्मांड मेरे साथ है। वो अफर्मेशन वाली वीडियो में ने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी, ब्रह्मांड मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में है और मेरा सही समय अब आ गया है, अब मुझे हर मनचाही चीज़ मिलने वाली। ये कई बार क्या होता है सर, जो सफल हो जाता है ना, हम उनसे एक नेगेटिव फीलिंग रखने लग जाते हैं कि यार इनका बहुत मतलब नेगेटिव वाइब्स हम उनके प्रति क्रिएट करते हैं। बट जब तक आप उस सफल व्यक्ति से आप जुड़ोगे नहीं, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि उसने कैसे सर्कमस्टेंसेस में सफलता प्राप्त करी है, तो क्योंकि एक सफल व्यक्ति आपको सफलता तक ले जा सकता है, तो फिर आप डर को दूर करने का भी यही उपाय है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ज़्यादा मॉक टेस्ट के नंबरों को दिमाग में मत रखो, एनालिसिस पे आप ज़्यादा ध्यान दो, अच्छे से आप उसका एनालिसिस कर लो। सर कोई भी बच्चा शुरुआत में जब तैयारी करता है ना, तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं सोचता कि मेरा हो जाएगा, कहीं न कहीं वो डर बना रहता है और वो डर ज़रूरी होता है, वो अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि वोकैब नहीं, लिटरेचर वाले पार्ट को आपने कैसे करा? आपकी क्या रणनीति थी? हाँ सर, मैं तो ट्रिक्स ऐसी बनाती थी, जैसे कोई शब्द है, जैसे एक शब्द है, जैसे पेंसिल शब्द है, तो मैं उसको पेंसिल से याद कर लेती थी। पेंसिल कैसी होती है कि हम पेंसिल चबाते-चबाते कुछ सोचते हैं, तो पेंसिल का मतलब होता है बहुत डीप थॉट में चले जाना। मैं ऐसे ट्रिक से याद करती थी। तो प्री में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको अपनी कैटेगरी से भी फ़ायदा है, आपको जनरल के लिए भी फ़ायदा है, और अभी जो मेंस का रिज़ल्ट जो देखने में आया, जिनके प्री में अच्छे थे, उनकी मेंस में रैंक काफ़ी अच्छी लगी है। कितना स्कोर था आपका? सर मेरा 86। 86 है। सर नोटिफिकेशन आने के बाद तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस लगाई जाती है ना, तैयारी तो पहले ही की जाती है। वर्ग 2 की तैयारी की लगभग आपने हम बात करें कितने समय पहले प्रारंभ कर दी होगी? वर्ग 2 की जर्नी कितनी आपकी रही है? क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया था, तो कंप्यूटर का इतना प्रैक्टिस नहीं थी और इतना नॉलेज नहीं था, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने लैपटॉप देखा तो एकदम से मतलब एंग्जाइटी हो गई एग्जाम में, कैसे मतलब प्रेशर हैंडल करे वो मुझे समझ नहीं आया। तो सक्सेस क्लासेस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और काफ़ी अभ्यर्थियों की बहुत डिमांड थी कि अमित भैया अंग्रेजी विषय के लिए आप किसी सिलेक्टेड टीचर का इंटरव्यू लेके आइए, ताकि हमें बुक से लेके हर एक तरीका पता चल जाए, कितने घंटे पढ़ना है, मतलब ए टू जेड हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। और आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी करी हुई थी, उसमें भी आपने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न किए हुए हैं, उनको पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इंटरेस्टेड रहे। तो उन प्रश्नों को भी हम लेंगे लास्ट में, हर चीज़ आपकी कवर होगी। ये मान लीजिए अंग्रेजी आपको कैसे कवर करनी है, चाहे ग्रामर की बात करें, वोकैब की बात करें, हम लिटरेचर की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाली है। तो आप सभी के साथ में जुड़ी हुई हैं माधुरी मैम। तो सबसे पहले हम छोटा-सा इंट्रोडक्शन उनसे ही जानेंगे। मैम आप अपना परिचय दे दीजिएगा ताकि सभी दर्शक परिचित हो जाएँ। गुड इवनिंग आप सबको। मेरा नाम माधुरी कौशिक है और मैं इंदौर से बिलॉन्ग करती हूँ, और अभी मेरा जो चयन है वो वर्ग 2 पर इंग्लिश एज़ एन इंग्लिश टीचर हुआ है अनरिज़र्व कैटेगरी से, और मेरी मध्य प्रदेश में रैंक 36वीं रही है अपनी कैटेगरी में। ये आपका स्कूलिंग और ग्रेजुएशन में क्या रहा, आप वो भी बता दीजिएगा? सर मेरी जो 10th और मतलब 12th तक की पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, और 10th में मेरे जो परसेंटेज रहे हैं सर वो 83 परसेंटेज रहे हैं, और 12th में मेरे 86 परसेंटेज रहे हैं, और मेरी जो स्ट्रीम है सर वो आर्ट्स रही है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन करा है, कोरोना टाइम पे ग्रेजुएशन जब मेरा चल रहा था तो कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो मेरी 2 साल मतलब जो है वो ओपन बुक से, और 1 साल जो है वो रेगुलर मेरे जो फाइनल ईयर होता है 12th उसमें। 12th पास आउट आपने किस सन में किया था? 12th पास आउट 2017 में सर, तो 2017-18 उसके में। बाद उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन? डीएलएड करा। अच्छा, डीएलएड करा था आपने।
हाँ, उसके बाद मैंने डीएलएड करा रेगुलर, डाइट से ही करा सर, मेरिट बेस पे मतलब चयन हुआ था, तो वहीं से मैंने करा। और फिर आपने बीए करा इंग्लिश से? हाँ, मुझे मतलब डीएलएड के टाइम पे मुझे लग गया था कि मुझे मतलब वर्ग 3 देना है, उस समय मेरी एज 17-18 साल रही होगी सर, तो जब से ही मेरा तो मतलब गोल फिक्स था। उस टाइम पे काफ़ी अभ्यर्थी तो डीएड के साथ में भी अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हाँ आपने सर। डीएड होने के बाद स्टार्ट किया? हाँ सर, उस मुझे मतलब थोड़ा ऐसा था सर कि रेगुलर स्टडीज से ये रहता है कि या तो आप 1 साल 2 साल अच्छी लग के रेगुलर स्टडी कर लो या फिर आप मतलब हाँ, परेशान होते रहो। तो मैंने हाँ, सोचा ये कि तो पहले अपना मतलब हाँ, मतलब मैंने सर कोई भी डिग्री मतलब डबल नहीं करी, हर चीज़ मतलब सिस्टमैटिक पूरा प्रॉपर पढ़ के, तो फिर डीएलएड मैंने रेगुलर करा सर। उसके बाद हुँ, फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया, इंग्लिश लिटरेचर ही लिया, मतलब जान करके इंग्लिश लिटरेचर ही लिया मैंने, कि हाँ, हाँ। कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए कि इंग्लिश और सोशल से मैं दोनों से पेपर दे सकूँ, अच्छा, तो कौन-कौन ऐसा। से आपके मेन सब्जेक्ट्स थे बीए में आपके, वो बता दीजिए? सर मेरे बीए में इंग्लिश लिटरेचर था, हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था सर। मतलब आप एसएसटी से भी एलिजिबल हैं वर्ग 2 के लिए? हाँ, वो भी क्वालिफाइड है सोशल साइंस भी सर। अच्छा, आपने दिया हुआ था, प्री मतलब 2 एग्ज़ाम आपने साथ में तैयारी करी थी। हाँ, और उसी दौरान सर मेरी सीटेट की भी तैयारी चल रही थी, तो फिर मैंने सीटेट भी उसी मतलब सेल्फ स्टडी से ही वो भी क्वालिफाइड करा सर। बिल्कुल। यदि हम बात करें एग्ज़ाम्स आपने अभी तक कौन-कौन से दिए हैं आफ्टर आपका जब 12th होने के बाद में कह सकते हैं या डीएड होने के बाद में कौन-कौन से एग्ज़ाम्स आपने अभी तक दिए हैं? सर मैंने सारे एग्ज़ाम्स जो भी दिए हैं वो सिर्फ़ टीचिंग से रिलेटेड ही दिए हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम ऐसा अदर नहीं दिया। जो भी मतलब रहा टी सबसे पहले सर मैंने सीटेट दिया, उसको मैंने क्वालिफ़ाइड करा, पर मैं पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो फिर वो नहीं दिया, पेपर 1 मैंने क्वालिफ़ाई करा, तो उससे सर सीडीपी और इंग्लिश पेडागॉजी और सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी मेरी अच्छे से कवर थी, वर्ग 3 आने से पहले। फिर सर हुँ, 2000 जो अभी 2020-21 में जो वर्ग 3 आई थी, तो उसमें मतलब मुझे क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो कंप्यूटर का इतना प्रैक्टिस नहीं थी और इतना नॉलेज नहीं था। तो फर्स्ट हुँ, टाइम जब मैंने लैपटॉप देखा तो एकदम से मतलब एंग्ज़ायटी हो गई एग्ज़ाम में, कैसे मतलब प्रेशर हैंडल करें वो मुझे समझ नहीं आया। तो उस वज़ह से क्या मेरे मार्क्स कम रह गए, मेरे मतलब 100 मार्क्स थे उस समय और कट ऑफ थोड़ी 104 या 106 चली गई थी 2020-21 में। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब शुरुआत से 2017 से उसी के लिए प्रिपेयर करते आ रहे थे और फिर जब वर्ग 3 मेरे हाथ से गई तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैं क्या करूँ? क्या मुझे आगे की क्या अप्रोच रखनी चाहिए? तो फिर मैंने खुद ही सर्च करना चालू करा कि कैसे मतलब मैं अपना वर्ग 2 की तरफ में, क्योंकि वर्ग 3 तो सर ऐसा था कि अब एक बार चली गई तो अब कब हुँ, आएगी कुछ आइडिया नहीं लग रहा था उसका। सही बात। और फिर सबको देख रहे थे कि सब आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे मुझे ऐसा लगा तब तक मेरी सर 2023 में मतलब सीटेट और वर्ग 3 होने के बाद 2021 में फिर मैंने ग्रेजुएशन करा। हुँ, ग्रेजुएशन करते हुए वर्ग 3 दी फाइनल ईयर में और 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैं इंदौर शिफ्ट हुई और फिर इंदौर में मैंने जो है वहाँ से फिर मैंने वर्ग 2 की तैयारी चालू करी 2023 से सर। वर्ग 2 की तैयारी की लगभग आपने हम बात करें कितने समय पहले प्रारंभ कर दी होगी? वर्ग 2 की जर्नी कितनी आपकी रही है? 2 से 3 साल। लगभग दो हम यदि माने तो 2 से 3 साल के बीच में। हाँ, मतलब नोटिफ़िकेशन का वेट नहीं करा, मतलब मुझे ऐसा था मुझे करना ही है, कभी भी आ जाएगी, बस मुझे करना है। हाँ, ये चीज़ नहीं हाँ। कि नोटिफ़िकेशन आ जाएगा फिर शुरू करेंगे, आपने पहले कर दिया था कि वो तो आएगा नोटिफ़िकेशन। सर नोटिफ़िकेशन आने के बाद तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस लगाई जाती है ना, तैयारी तो पहले ही की जाती है। मतलब हाँ, पहले से आप प्रिपेयर रहोगे, क्योंकि 30-45 दिन का समय मिलता है, तो जो मतलब ऐसा सोचते हैं कि हम नोटिफ़िकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, तो आप तो ऑलरेडी पीछे हो गए ना, उन बच्चों से जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। नहीं ये आपने बहुत यूनिक बात बताई है, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम जो भीड़ रहती है ना, आपने भी ऑब्ज़र्व करा होगा, आफ्टर नोटिफ़िकेशन तैयारी में लगते हैं। नहीं सर, ये तो गलत स्ट्रैटेजी है बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर नोटिफ़िकेशन आप लगोगे तो आप अगर आफ्टर नोटिफ़िकेशन आया तो सर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने
2-3 महीने तो सर सिलेबस को कवर करने में ही लग जाते हैं। फिर क्या तो बिल्कुल। आप 1 महीने में प्रैक्टिस लगाओगे और क्या तो आप 1 महीने मतलब आप कैसे मैनेज करोगे? और फिर उसमें भी आप सोचो कि रैंक, क्योंकि आजकल तो रैंक का ही काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है सर। प्री में भी आजकल बिल्कुल। अब तो ऐसा हो गया है कि प्री के नंबर मेंस में जुड़ेंगे, तो आप कैसे एक अच्छी रैंक ला सकते हो? भले ही आप क्वालिफाइड भी हो गए तो। और फिर सर नॉर्मलाइज़ेशन होता है एमपी में, तो आप अगर अच्छे नंबर उतने बाउंड्री पर लेकर भी आ गए जैसे-तैसे करके लास्ट टाइम पर पढ़कर, तो फिर आप कैसे मतलब अगर आपके नॉर्मलाइज़ेशन में कम हो गए, तो फिर तो आपके 2 से 3 साल ऐसे ही चले गए। और अब तो एमपी में एक रूल है कि यदि आपका स्कोर 75 से नीचे है, सॉरी मतलब 90 से नीचे हाँ, है, तो आपको आपकी कैटेगरी की सीट मिलेगी। सीट मिलेगी। हाँ, तो आपको मतलब प्री में भी यदि कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है तो 90 प्लस तो स्कोर रखे ही कम से कम वो। हाँ सर, उसी का फ़ायदा मुझे भी मिला, मतलब मेरे जो थे वो 99 आ गए थे और मेरी ओबीसी कैटेगरी थी, तो तो उसका आपका फ़ायदा मुझे सिलेक्शन ये वर्ग मिला 2 कि में किस मेरे रैंक से हुआ है? सर जनरल से हुआ है मेरा, 36वीं रैंक है कितना मेरी स्कोर था जनरल आपका? में। कितना स्कोर था आपका? सर मेरा 86। 86। हाँ सर। और ओवरऑल रैंक आपकी, कंसोलिडेटेड रैंक ओव इंग्लिश में? सर मेरी कंसोलिडेटेड रैंक जो रही वो 103 रही है। और मेरिट आपकी? मेरी 36 है सर। 36, यू आर फीमेल से और? हाँ सर। नहीं, बढ़िया है। आपने अच्छा प्रयास किया, ये तो है। वो कहते हैं ना कि आप जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। सर मिल जाएगा। और टीचिंग भर्ती में तो ऐसा रहता है कि आधा माहौल ही इसलिए बनाया जाता है कि वो भीड़ को छाँट सके। खास जैसे हुँ। नोटिफ़िकेशन नहीं देते हैं, परेशान करते हैं काफ़ी, तो कुछ मोरल भी डाउन हो जाता है। और सर ये रहता है कि जैसे नोटिफ़िकेशन नहीं दिया तो आधी भीड़ तो उन्होंने वैसे ही छाँट दी, फिर वो नोटिफ़िकेशन देते हैं, उसमें सिलेबस थोड़ा टफ डालते हैं तो आधी भीड़ ऐसे छँटती है। तो एक तरीके से तैयारी करने वाले बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल रहता है कि वो तैयारी जारी रख रहा है तो उसको बेनिफिट मिलता है सर। ये बात भी है कि जब जब मतलब सिलेक्शन लेना ही है तो 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए, मेहनत ऐसी कर लो कि उस अवसर में सिलेक्शन हो ही जाए हमारा। हाँ सर, साल साल मैटर नहीं करता सर, ये मैटर करता है कि एट द एंड आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि फिर वो चीज़ अगर आपने जैसे सर अगर आप अलग-अलग फील्ड में ट्राई कर रहे हो, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें, तो आप कहीं भी एक जगह फोकस होके नहीं रह पाते हो सर। नहीं, इसलिए सही है। एक ही मतलब एक ही फील्ड में जाना है तो फिर पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपका पैशन क्या है? क्योंकि सर अगर हम ये देख के जा रहे हैं कि सबका हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है सर, उनका खुद एक नेचुरल भी रहता है। मतलब अंतरात्मा भी तो एक चीज़ होती है ना सर, अंतरात्मा से भी आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ। तो फिर वो चीज़ सपोर्ट करती है सर, यूनिवर्स तब आपको सपोर्ट करता है। बस ये है कि आप उसको मतलब उस चीज़ के लिए समर्पित रहोगे तब आपको यूनिवर्स हेल्प करेगा। हेल्प करेगा सर, आपका आपकी जो नीयत है और आपकी डेडिकेशन वो भले ही किसी को नहीं दिख रही हो, बट वो चीज़ें रहती है सर आपके मतलब उस आपके बिहाफ़ पे चीज़ें काम करती हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो सोच है, थ्रू आउट द जर्नी अपने आप को पॉज़िटिव रखना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है सर। क्योंकि बिल्कुल सही। नेगेटिव करने के लिए तो यूट्यूब पे भी अपन देखते हैं, कोई भी वीडियो आती है, बस एक मतलब डर बनाने के लिए तो इतनी सारी वीडियोज़ रहती हैं, लेकिन एट द एंड आपको खुद के लिए पॉज़िटिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सर चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, सिलेक्शन तो होते ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम यदि वर्ग 2 प्री की बात करें, अभी प्री एग्ज़ाम आने वाला है, तो जो अभ्यर्थी वर्ग 2 हाँ प्री सर। की यदि तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, तो वो अभ्यर्थी अभी से किस माइंडसेट के साथ में तैयारी शुरू कर दें? अभी से सर अगर वर्ग जैसे जिस दिन टाइम टेबल वो आया था कि हम इस मंथ में एग्ज़ाम ले रहे हैं, तैयारी तो उसी दिन से चालू हो जानी चाहिए थी। कि अब जब देख ही लिया है कि होना ही है, तो वो कभी भी हो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 2 एक महीने पीछे करेंगे। जी। हुँ, इतना भी नहीं करेंगे सर, अब तो बहुत फ़ास्ट प्रोसेस हो गई है, क्योंकि अप्रैल में हमारी एग्ज़ाम ली थी और अब हमको जॉइनिंग मिलने जा रही है, तो अब तो हुँ। प्रोसेस बिल्कुल फ़ास्ट है सर। तो मेरे हिसाब से तैयारी तो चालू कर देनी चाहिए सर, क्योंकि इंग्लिश में अलग-अलग सेक्शन होते हैं सर, वोकैब तो डेली आपको करना ही करना है। करना पड़ेगा।
और ग्रामर भी आपको करना ही करना है, तो आपको आपके पास तो टाइम वैसे ही नहीं बचा। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि हम बुक्स पे आएंगे, क्योंकि बुक्स जानने की जिज्ञासा हर अभ्यर्थी की रहती है कि जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी, कहाँ से, मतलब कैसे पढ़ा, कितनी बार उनका रिवीजन करा। एनसीईआरटी पे भी हम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ग्रामर आपने कैसे कंप्लीट करी अपनी? सर ग्रामर के लिए मैंने जो है मतलब 2023 में दिसंबर में मैंने जो है एसएससी की कोचिंग ज्वाइन करी थी, इंदौर में ही ऑफलाइन कोचिंग थी। तो मतलब द इंग्लिश एकेडमी कोचिंग थी, तो मैंने वो ज्वाइन करी थी, वो पूरा एसएससी के लिए था। अब मैं वहां पर गई तो क्योंकि प्रॉपर वर्ग 2 के लिए कोई कोचिंग उस टाइम पर थी नहीं, और ऑनलाइन भी ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी कि मैं मतलब उनसे अपनी तैयारी ऐसी करूं कि मुझे सिलेक्शन मिल सके, और मुझे एनी हाउ इस वाली भर्ती में सिलेक्शन लेना ही था। तो सर मैं ऑफलाइन कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी इंदौर में ही, और अच्छी मतलब वहां पर क्या होता था, एसएससी की प्रैक्टिस होती थी। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब नियम पुस्तिका में लिखा है 10th लेवल का आएगा, 12th लेवल का आएगा, तो हम मध्य प्रदेश के एक सीमित दायरे में संकुचित होकर तैयारी करें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सर जब प्री का पेपर आया तो उसने ऐसा चौंकाया सबको कि एसएससी को भी फेल कर दिया सर। वोकैब सीजीएल एसएससी लेवल से भी की टफ थी एसएससी से एसएससी भी। एसएससी भी टफ थी। और सर उन्होंने लिख रखा था कि हम पीक्यूआरएस जैसा कुछ होता नहीं था पहले एमपी की एग्जाम्स में, नहीं उन्होंने था, भर भर के पीक्यूआरएस दिए, बहुत प्री में ही दिए, पीक्यूआरएस दे दिए, बहुत बहुत दिए। पीक्यूआरएस दिए। तो इवन हम इवन लोगों पार्ट के तो ए में तक दिए थे बहुत सारे तो। हाँ, और कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने इतना अच्छे लेवल का दिया, बिल्कुल सीजीएल लेवल का उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह में दे दिया, पीक्यूआरएस उन्होंने दे दिए। साथ ही साथ हाँ। उन्होंने एक्टिव पैसिव वॉइस ग्रामर में सारी चीजों को छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ एक टॉपिक को उठाया, वो था वॉइस। अब उसमें ये था सर कि आप करके तो सब गए हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रहता है ना कि चलो एक को छोड़ देते हैं, नो टॉपिक है तो हम 8 कर लेते हैं, 8 में से कोई ना कोई हर हर का मतलब अगर डिवीजन करा गया है तो हर टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। बट उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, उन्होंने जी। वॉइस के ही पूरे क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा था तो वॉइस के पूछ लिए, और 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी, और सेकंड शिफ्ट में उन्होंने नरेशन भर भर के दे दिया, और और यही एक, उन्होंने मेंस में भी करा। बिल्कुल, एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी, जो क्वेश्चंस पूछे गए चाहे वो वॉइस के हो, नरेशन के हो, उनका लेवल अच्छा था। एसएससी सीजीएल लेवल था सर, जो हम प्रैक्टिस सीसीएल। करते थे, बिल्कुल सीजीएल सीएचएसएल लेवल था, बिल्कुल कोई। और यहाँ तक कि वर्ग 2 मैक्स में भी यही लेवल था, एसएससी का ही लेवल था उसमें भी, क्योंकि जी। इतनी आसानी से उन्होंने प्री किसी को आधी भीड़ उन्होंने वहीं छाट दी थी, हाँ, प्री में ही छांट दिया था अधिकतर को। प्री प्री में मतलब एक छाट दी बहुत थी। बड़ी बाधा है। प्री बाधा भी है सर, और तैयारी करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, हाँ, आपका कंपटीशन बिल्कुल कम लोगों के बीच में होगा। प्री में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको अपनी कैटेगरी से भी फायदा है, आपको जनरल के लिए भी फायदा है। और अभी जो मेंस का रिजल्ट जो देखने में आया, जिनके प्री में अच्छे थे उनके मेंस में रैंक काफी अच्छी लगी है, ये भी देखा है मेंस के रिजल्ट में। नहीं, सेम सेम नंबर पे लगी है या कुछ और? क्योंकि प्री के स्कोर तो मेंस में ऐड होते नहीं हैं। नहीं सर, जैसे जो प्री से अच्छी तैयारी करते आया उनकी रैंक मेंस में काफी इंप्रूव हुई है सर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने प्री में सीरियस होकर तैयारी करी थी, तो वो कंटेंट उनको हेल्प कर गया मेंस में। मेंस में, क्योंकि सेम टू सेम इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट एज इट इज कॉपी करके मेंस में रख दिया था, तो उससे बहुत हेल्प बिल्कुल हो गई, सही। एक पार्ट हमें पढ़ना ही नहीं था। तो ग्रामर के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई सी बुक का आपने अध्ययन किया कि पढ़ी हुई हो? हाँ सर, मैंने प्रैक्टिस के लिए तो जो मतलब एसएससी लेवल की जो प्रैक्टिस होती थी वो सॉल्व करती थी मैं, साथ ही साथ सर मैंने जो एक पिनेकल करके बुक आती है एसएससी की वो, और वोकेबलरी वगैरह के लिए सर मैंने ब्लैक बुक को प्रेफर करा है। तो वोकैबलरी करने का आपका तरीका क्या होता था, क्योंकि उसको याद करना तो टफ होता है, तो क्या हाँ रणनीति सर। थी आपकी वोकैब की? सर जैसा कि हम जैसे सीडीपी में पढ़ते हैं, एलएसआरडब्ल्यू हमारी जो होती है, हम स्कूल में भी बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे पहले आपको बिल्कुल। एक अच्छा लिसनर बनना लिस्ट पड़ेगा। तो लिस्टन बनना वोकेबलरी पड़ेगा। सर, हाँ सर, लिसनर आप जितना सुनोगे, जितना सुन सुन के वोकेबलरी की मेरी स्ट्रेटेजी ये थी सर कि जैसे क्लास वगैरह चल रही होती थी, चाहे वो ऑफलाइन क्लास चल रही होती थी या ऑनलाइन चल रही होती थी,
कोई सी भी यूट्यूब पे कोई भी मैं वीडियो देख रही हूँ, तो उसमें ये रहता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनो बस उनको। हुँ, आप इसके पीछे मत भागो कि डे 1 पे ही मैंने पहली बार वो वर्ड पढ़ा, तो मुझे पहली बार में वो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर। आपको रेगुलर हुँ, उसको सुनो पहले तो आप अच्छे से, मतलब वोकैब भी बिल्ड होने में सर 3 से 6 महीने लेती है। अच्छा खासा टाइम लेती है। लेती है सर वोकैब्युलरी। और सर प्री आने से पहले-पहले मेरी वोकैब कंप्लीट थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही प्रिपरेशन चालू कर दी है ना, इसके कारण। अच्छा, तो इसमें वोकैब के लिए आपने केवल बुक्स पढ़ी या कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी वोकैब को रेडी करा? क्योंकि वोकैब पढ़ने मात्र से नहीं होती है कंप्लीट। हाँ, हाँ, यूट्यूब चैनल्स भी मैं देखती थी, मतलब कोई एक चैनल स्पेसिफिक नहीं था। मतलब जो भी हाँ, वोकैब की जैसे ए टू ज़ेड वोकैब हो गई, किसी की प्लेलिस्ट हुँ, डली हुई या किसी कोई टीचर है जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे एसएससी लेवल का ही पढ़ना है, बस। मेरे बिल्कुल। माइंड में जैसे कुछ बच्चे ऐसा मान लेते हैं ना कि हम टीचिंग है तो वो टीचिंग वाले कंटेंट ढूँढते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं, हुँ, आपको सेंट्रल लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा। तो एसएससी की बिल्कुल। वोकैब्युलरी आपको उस लेवल की, और एसएससी की वोकैब्युलरी तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल थी, तो मैंने मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म से वोकैब्युलरी अपनी अच्छी बिल्ड कर ली थी। जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब होती है ना सर, वो आपको ब्लैक बुक में भी दी जाती है और यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी करवाई जाती है। तो दोनों से चीज़ें ब्लैक चल रही थी। ब्लैक बुक आपने पूरी करी हुई है और अच्छे से करी हुई है। सर यदि आप यूट्यूब पर भी मतलब ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं कि उन्होंने ब्लैक बुक ऑनलाइन भी करवाई है, मतलब यूट्यूब पर भी सुन सुन के भी करवाई है, तो ऐसा रहता था कि वीडियो लगा ली और अपनी बुक चालू है, तो वो ऐसे सुन के भी याद हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे क्लास चल रही, तो सुन के भी याद हो रहा है और अपना रिवीजन भी हो रहा है सर। हाँ, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताते हैं। मैंने ऑब्ज़र्व करा है कि काफ़ी टीचर्स ट्रिक के माध्यम से भी वोकैब याद करवाते हैं, रूट वर्ड के द्वारा भी वोकैब करवाते हैं। हाँ सर, मैं तो ट्रिक्स ऐसी बनाती थी जैसे कोई शब्द है, जैसे हुँ, एक शब्द है जैसे पेंसिल शब्द है, हुँ, तो मैं उसको पेंसिल से याद कर लेती थी। पेंसिल कैसी होती है कि हम पेंसिल चबाते-चबाते कुछ सोचते हैं, तो पेंसिल का हुँ, मतलब होता है बहुत डीप थॉट में चले जाना। मैं ऐसे ट्रिक से याद करती थी, तो वो इसमें हमेशा तो के लिए मतलब सही बात है। हाँ सर, उल्टी-उल्टे तरीके से अपन याद करते हैं, तो वो चीज़ें अपने दिमाग जल्दी कैच कर लेता है। नहीं, ये चीज़ तो है कि आपको वोकैब के लिए खुद का दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। आप तो किसी भी शब्द से दौड़ाना उसको लिंक पड़ेगा। करिए और याद करिए। हाँ, बस। और जो मोस्ट रिपीटेड है वो उसमें तो कोई ट्रिक नहीं, वो तो कैसे भी करके बस दिमाग लगा लो, देखते जाओ, वो याद होती। आपकी अपनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं, और अगर आपको ट्रिक्स बनाना नहीं आ रही है, तो आप सिंपली उनको देखो, उनको सुनते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ और लिख-लिख के वापस से आप रिवीजन कर लो। हुँ, हुँ। सही बात है। यदि हम बात करें अभी हम आएँगे लिटरेचर कैसे कवर किया जाए क्योंकि इंग्लिश में लिटरेचर करना बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए स्पेशल। हाँ सर। लिटरेचर, अगर हम सबसे पहले तो सर हमें लिटरेचर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जो भी बच्चे अगर रेगुलर कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं या जो रेगुलर क्लासेस करते हैं ना सर, उनका बेसिक्स क्लियर होता है। जैसे हुँ, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम इधर भी कर लेंगे, कोचिंग भी इधर भी चले जाएँगे, उधर भी चले जाएँगे, वो वही बात आएगी ना सर, मल्टीपल जगह दौड़ने से वो नहीं। ईएसबी आप अगर ईएसबी ने ऐसा लिखा है कि हम ग्रेजुएशन की योग्यता माँग रहे हैं, तो सर वो ये मान के चलते हैं कि आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है। पढ़ा है। आपने मतलब ऐसे सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के हिसाब से आपने डिग्री नहीं हासिल करी, वो ये मान के चल रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है, और सिलेबस हुँ, भी वो वैसा ही रखते हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने। जैसे वर्ग 1 देख लो या कोई-सी भी एग्ज़ाम देख लो, जो अभी वर्ग 2 में एनसीईआरटी सर इसीलिए तो रखी जाती है, कि वो ये मान के चल रहे हैं कि आपने स्कूलिंग करी है अच्छे से, और फिर उन्होंने ग्रेजुएशन बढ़ाया है, डीएलएड रखा है, तो वो ये मान के चलते हैं कि आपने रेगुलर पढ़ाई करी है। तो सर बिल्कुल। अगर किसी को अगर लिटरेचर कवर करना है, तो सर सबसे पहले उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो हर आपने सब वोकैब सब्जेक्ट। को हाँ। मतलब बुक्स वगैरह पढ़ी या यूट्यूब के माध्यम से करा आपने आपने कै सॉरी वोकैब नहीं लिटरेचर वाले पार्ट को आपने कैसे करा? आपकी क्या टेक रणनीति थी? सर जैसे मैंने सबसे पहले तो 3 से 4 सेक्शन में अपने पूरा जो डे था उसको बाँटा हुआ था। ऑफलाइन में मैं जाती थी, वोकैब की प्रैक्टिस करती थी कोचिंग में, उसके बाद हुँ, ग्रामर भी मेरी चल ही रही थी साथ ही साथ में, ये चीज़ें हुँ, मेरी हो जाती थी सुबह तक में। उसके बाद सर मैं हुँ, लिटरेचर पोर्शन पे मैंने जैसे इंग्लिश में सर ऐसा रहता है कि अगर आपको कोई राइटर दिया है और आपको उसका वर्क दिया है,
तो वो आपसे ये नहीं पूछना चाह रहे हैं कि ये वर्क है तो हमें इसके बारे में बताओ। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये राइटर है, ये कौन-सी एज का है, इसके दिमाग में क्या ऐसा आया होगा या जब ये राइटर ने ये वर्क को लिखा होगा तो उस समय क्या परिस्थितियाँ देश काल में क्या चल रहा होगा या उसका क्या माइंडसेट रहा होगा, क्या थीम रही होगी, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यदि आप किसी भी वर्क को पढ़ रहे हो लिटरेचर को, तो वर्क तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ सर मेंस में जो है बिल्कुल डायलॉग वाले क्वेश्चंस थे, टू द पॉइंट जो है जैसा बोला है वैसे के वैसे डायलॉग छपे हुए थे। इसका मतलब है कि आपको ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि आप समरी सुन लोगे, तो समरी तो सबको याद हो गई थी। वर्ग 2 का सिलेबस लगभग-लगभग 1 महीने में सबने कंप्लीट कर लिया था सर, लेकिन परिणाम वही हुआ कि जिन्होंने समरी सुनी थी वो सब रह गए सर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डीप से डायलॉग पूछे हैं। तो वर्क आपको पढ़ना है, उसके डायलॉग भी आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको पोएट और राइटर जो है वो उसके बारे में आपको पूरी डीप में नॉलेज होनी चाहिए सर। उसका क्या वो ड्रामा लिखते थे, कैसे ड्रामेटिस्ट थे वो, क्या उनकी एज रही है, क्या उनकी स्टाइल रही है। सर मतलब वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप आज के टाइम पे वर्ग 2 देना चाह रहे हो 2025-26 में कि आपने मतलब नेट लेवल का और एसएससी लेवल की आपकी ग्रामर मान के चल रहे हैं वो और नेट लेवल का आपका लिटरेचर मान के चल रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है। और बिल्कुल। सर जैसे हाँ, सर जैसे लिटरेचर रहता है तो अगर आपको मैं ऐसे लिटरेचर पढ़ती थी जैसे मेरे को सिलेबस पहले तो सिलेबस को समझा मैंने, अच्छा ये हुँ, सिलेबस है इसमें ऐसा है। सर हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है ना वो एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में चलता है सर कि पहले ये पीरियड आया, फिर ये पीरियड आया, तो सिलेबस में भी वैसे ही चीज़ें दे रखी थी। पहले इस पीरियड का पूछा, फिर उस पीरियड का पूछा, तो आपको एक बार तो नेट लेवल का जो हिस्ट्री है मतलब आपको पहले एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचो कि हम सिर्फ़ एक छोटा-सा पार्ट पढ़ लें, तो वो आपसे छोटा-सा पार्ट पूछ ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो इस तरीके से और एक और चीज़ है एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स भी पूछे गए थे यूनिट 11 से मेंस में 20 तक में एनसीईआरटीज़ के चैप्टर्स थे, तो आपने उन चैप्टर्स को कैसे कवर करा था? सर मैं तो सिंपली रीडिंग यूट्यूब से को उस चैप्टर का उसमें नाम डाल देती थी, उसको यूट्यूब से समझ लेती थी। उसके बाद सर एक हाइलाइटर लेती थी और उसको डेली पढ़ना है, एक-एक शब्द पढ़ना है, एक-एक शब्द पढ़ते जाना है मतलब एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको एक-एक डिटेल में याद होनी चाहिए सर, तब जाके क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें ऐसा पूछा था सर कि जो वर्क था एक एक बच्चे द लॉस्ट चाइल्ड करके हमको था। उसमें ये पूछा था कि सरसों के खेत को मेल्टेड गोल्ड क्यों कहा गया? इतना डीप में उन्होंने पूछा था, फूलों का कलर तक उन्होंने पूछ लिया था। तो आपको उस लेवल पे जाके आपको मतलब पूरा आपको पढ़ना ही है, पूरा लाइन बाय लाइन आपको रटा हुआ होना चाहिए सर एनसीईआरटी। मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप यूट्यूब पे उस चैप्टर को पढ़ लिया करती थी? हाँ, पूरा प्लेलिस्ट देख लिया करती थी क्योंकि आजकल क्या सर छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो वो जी। छोटे बच्चों के लिए क्लास बनाते थे 11th-12th के लिए और 9th-10th के लिए भी, तो काफ़ी अच्छी है और मैं सर ऐसा है मेरा मतलब मैं एनिमेशन से ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो जैसे हुँ, कार्टून वगैरह के फॉर्म में, तो उससे चीज़ें बहुत दिमाग में याद रह जाती थी सर, एक इमेजिनेशन बन जाती मैं एनिमेशन से ज़्यादा पढ़ती थी सर। हाँ सर। तो मतलब आप जैसे कोई अभ्यर्थी एनसीईआरटी को पढ़ना चाहे कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं पता है बहुत बड़ी गलती करते हैं मैंने ऑब्जर्व करा है कि यूट्यूब के माध्यम से एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो वो किताब नहीं लेंगे और किताब से अध्ययन नहीं करेंगे। नहीं, ये तो बहुत गलत है सर, यूट्यूब पे आपको समरी सुनाई जा रही है और वो पूछ रहे हैं आपसे वर्ड बाय वर्ड, तो आप समरी का कंपैरिज़न वर्ड बाय वर्ड नहीं कर सकते। आपको पूरी बुक पढ़ना ही पड़ेगी सर, कैसे भी करके आपको उसको कवर करना है। किस क्लास से किस क्लास तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई हैं और कितनी बार पढ़ी हुई हैं? सर मैंने वर्ग 1 के लिए और वर्ग 2 के लिए मतलब क्लास 9th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ी है और सर उन पूरी एनसीईआरटीज़ का मेरा 3 बार पूरा कंप्लीट रिवीजन है सर। अच्छा मतलब वर्ड टू वर्ड आपने कंप्लीट कर रखा है। हाँ सर, वर्ड टू वर्ड एकदम प्रॉपर डिटेलिंग यहाँ तक कि सर हमको मतलब
इतनी अच्छी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। ग्रुप भी मैटर करता है ना सर, एक दूसरे से अपन जैसे पूछ रहे हैं तो ऐसा सर्कल भी मैटर करता है, तो हम एक दूसरे से क्वेश्चन करा करते थे। जैसे मैं ये कैरेक्टर बन गया, मेरा दोस्त कोई और कैरेक्टर बन गया, तो हम ऐसे कैरेक्टर बन बन के डायलॉग तक हमको रटना, क्योंकि डायलॉग भी आते हैं सर। अच्छा, अच्छा, हाँ। मतलब ग्रुप हाँ सर। स्टडी भी मैटर करती है, डिस्कशन से बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। हाँ, पर सर ग्रुप स्टडी में ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, क्योंकि फिर फालतू कन्वर्सेशन ज़्यादा होती है सर। वो मैक्सिमम 3 चलेंगे। हाँ, मैक्सिमम 3 भी चल सकते, लेकिन वो फिर आपके लेवल पे होना चाहिए ना सर, पढ़ने वाले। सही बात है। ये बात भी है, पता चले कि हाँ। यहाँ पढ़ाई की बातें हो रही हैं, पहुँच गए किसी की दूसरों की बातें करने, वो चीज़ नहीं होनी हाँ चाहिए। सर, ये ये हाँ। बात। तो एनसीईआरटी और 6, 7, 8 की आपने नहीं पढ़ी क्या? नहीं सर, वो मैंने मतलब एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन सिर्फ़ आपको उतनी ही पढ़ना है जितना आपको मेंशन करी है, यदि क्योंकि आप 6, 7, एक्स्ट्रा 8 पढ़ने का, जाएँगे तो तो 6, 7, 8 का आपने मतलब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ी उसकी? नहीं सर। यदि कोई अभ्यर्थी उठाना चाहे 6 क्लास से लेके 12 तक का, यदि 6, 7, 8 भी पढ़ ले एक्स्ट्रा में, तो नुकसान है कि टाइम बर्बाद करना है? कि नहीं, फ़ायदा उससे है? तो बेस बनेगा ना सर, उससे तो बेस बनेगा, बेस तो बनना ही चाहिए। फ़ायदा है सर। हाँ, तो मतलब 6 क्लास से भी उठा सकते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है वैसे भी एग्ज़ाम होने में, अच्छा खासा टाइम भी है। हाँ। हाँ, उठा जी। सकते हैं ना सर। और प्रीवियस एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखना चाहिए कि कैसे प्री में पूछे गए, कैसे मेंस में पूछे गए। हाँ, हाँ, सही बात है। उससे फ़ायदा है और सर। सही। इसमें हम बात करें सब्जेक्ट, आपने बेसिक से एडवांस करने का क्या तरीका आपका रहता था कि पहले बिल्कुल बेसिक से उठाएँगे, फिर हाई लेवल पे जाएँगे? सर कौन से पार्ट में, वोकैब्युलरी में या लिटरेचर में? यदि हम आप ये बताइए, आपको सबसे इनमें से टफ क्या लगता था तीनों चीज़ों में से? टफ लगता था मुझे लिटरेचर। लिटरेचर। तो इसको हाँ, आपने क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करा और कहाँ तक आप पहुँची? मैंने तो सर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा, जैसे उन्होंने वर्क दिया है कि ड्रामा, प्रोज़, फ़िक्शन और पोएट्री, ऐसे हुँ, हमको हुँ। सेक्शन दिए गए थे। तो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं, लोग क्या करते तुरंत सिलेबस आया, तुरंत वर्क पढ़ना चालू कर देते। मैंने वो नहीं करा। मैंने सबसे पहले ड्रामा है, तो व्हाट हुँ, इज़ ड्रामा? ड्रामा का मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? कौन-कौन फेमस थे? कौन-कौन से थिएटर थे? इस वर्क के अलावा और कौन-कौन से वर्क लिखे गए, कौन-कौन से कंटेम्परेरी राइटर्स रहे या कौन-कौन से कंटेम्परेरी पोएट्स रहे, आपको पूरा एक ओवरव्यू मैंने लिया उसका। मल्टीपल रिसोर्सेज़ से, यूट्यूब से, सब चीज़ें अवेलेबल है आजकल तो। क्या होते हैं, इनकी क्या टर्मिनोलॉजी होती है, पहले बेसिक्स क्लियर करे सर मैंने, और उसको कवर करने में मुझे 1 से डेढ़ महीना लगा, बट अच्छे से कवर हो गए, तो फिर मुझे समझ में आ जाता था, अच्छा ये इस जेनर की बात हो रही है, ये इस थीम की हुँ, बात हो रही है, तुरंत पकड़ में आ जाता था। फिर उसके बाद वर्क जी। उठाती थी। हुँ, हुँ। और यदि हम बात आजकल करें, राइटर के बारे में, हाँ सर, हाँ, जी, आप राइटर का बता रही हैं, वो बता दीजिए। यदि राइटर के बारे में हम ऐसा सोचे कि राइटर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो राइटर पे अब थोड़ा कम फोकस है, बट आपको पता होना चाहिए। वो कहीं, क्योंकि अभी जब प्री की एग्ज़ाम हुई थी, तो बेकन जो हमारे एक वो थे, उनके बारे में उन्होंने बिल्कुल 4 क्वेश्चन डाल दिए थे। वर्ग हुँ, 1 की हुँ। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी, तो उनकी डेथ ईयर, उनका जन्म, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। आपको राइटर पे भी जाना है और आपको वर्क भी करना है। और सर हमारा सिलेबस तो वैसे ही सबसे छोटा होता है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का अगर हम कंपैरिज़न करें तो आधे पेज में हमारा सिलेबस बिल्कुल सिमट जाता है, तो उसको तो हुँ, हमको बार-बार मल्टीपल टाइम ये चीज़ें करना है। हुँ, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी है। तो एक और चीज़ है कि आपको मतलब कोई अभ्यर्थी इन सभी सेक्शंस को, अंग्रेजी की ग्रामर, वोकैब या लिटरेचर, इनको कवर करना चाहता है, तो अच्छे से अच्छे स्तर पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? कितना समय 6 देना महीने, पड़ेगा? 3 से 6 कम से कम 6 डेली महीने। का पूछ रहे हैं आप? हाँ, कम से कम 6 महीने सर। मतलब पूरा एक बार कवर करना है, कोई अभ्यर्थी स्टार्ट कर दी है तैयारी वर्ग 2 अंग्रेजी से, तो लगभग 6 महीने समर्पण के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा, अगर अच्छी रैंक चाहिए तो उससे ज़्यादा, और अगर एटलीस्ट आपको क्वालिफाइड होना है तो इतना टाइम तो लगेगा सर। बिल्कुल। और इंग्लिश का लेवल भी अच्छा खासा आ रहा है, अब पहले की तरह अंग्रेजी नहीं आती वर्ग 2 में, नहीं आ रही सर अब तो। क्योंकि अब वर्ग बहुत 2 में अच्छा खासा लेवल आ रहा है।
वर्ग 2 में काफ़ी अभ्यर्थी पिछली बार प्री में ही पास नहीं हो पाए थे मेंस की, तो फिर बात ही अलग थी। तो अब वो इस बार प्रयास करेंगे अच्छे से। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन सर प्रयास अगर करना है तो आपको अभी से तैयारी करना चालू करना पड़ेगी। नहीं, उनको ये लग रहा है ना, ये शायद थोड़ा-सा कमेंटिंग हो सकती है उन पे, लेकिन उन पे करूँगा मैं, कि उन्होंने क्या गलती करी, पिछली बार उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सोचा प्री है यार, प्री चलो क्वालिफाइड कर लेंगे, मेंस में पढ़ेंगे 8-8, 10-10 घंटे, तो प्री में गंभीरता से नहीं लिया उन्होंने। और इस बार भी उनको ये लग रहा है कि यार पिछली बार प्री मात्र 1 नंबर से रुका था, हमारी तैयारी प्री की है, बस 1 नंबर की तो मेहनत करनी है। तो ये मानसिकता कितनी खराब है इनकी, ये बताइए आप? सर पहली बात तो ये कि अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि प्री ही है, ऐसा मेंस में भी हुआ है। एक रात पहले तक सब लोग इतना कॉन्फिडेंट थे कि हमारा इंग्लिश है, पोस्ट ज्यादा है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सब किसी ने भी मतलब अपने आप को ऑलरेडी उन्होंने रैंक दे दी थी कि हम तो रैंक होल्डर मतलब है। हो गया सिलेक्शन, ये मान लिया था अंग्रेजी वालों ने अधिकतर ने। ओवर हाँ, कि बस इंग्लिश का पेपर देने ही जा रहे हैं, हम तो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। लेकिन जब पेपर आया और जब पेपर का लेवल देखा, तो मतलब अभी तक तो मुझे पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ गए। मतलब बहुत इतना टफ लेवल था, क्योंकि उस लेवल पे जाके नेट लेवल का मांग रहे हैं ना वो सर। 15 से 18 क्वेश्चन हमारे उल्टे, मतलब कुछ भी वर्ग एक के लेवल का था सर। जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, वो उस लेवल का था। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि 1 नंबर से मैं वापस से प्री दूँगा, तो आप ये भी तो सोचो कि जो लोग 1 नंबर से रुके हैं, वो भी आएँगे आपके कॉम्पिटिशन में। सही बात है। और वो बिल्कुल। ऑलरेडी कवर करके बैठे हुए हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना, उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं अब स्टार्ट करूँगा, तो वो तो ऑलरेडी 2-3 साल का बैकअप लेकर बैठे ही हुए हैं ना। अगर वो 1 नंबर से रहे हैं, तो वैसे भी अब तो पोस्ट सब भर ही गई है ना। अब तो कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है इंग्लिश में भी कि आप कैसे कर पाओगे? सही बात है, आपका पहले भी कॉम्पिटिशन काफ़ी। तो हुँ। पिछले वालों से भी है, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे भी है, और फिर आप खुद भी हो। लेकिन मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि सर जैसे अगर 1 नंबर से अगर मेरा रह जाता, तो क्या मैं हार मानती? मैं तो और दुगने उत्साह से तैयारी करूँगी ना, क्योंकि मेरा तो कंप्लीट है लगभग आधा। तो आपका कॉम्पिटिशन तो टफ होना है अब थोड़ी ही सरल होना है। और अब तो प्री में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि प्री में अच्छे नंबर लाएँगे तो हमको जनरल से भी देने को मिलेगा, जो भी बाकी कैटेगरीज़ के विद्यार्थी हैं। तो अब तो कॉम्पिटिशन बढ़ना ही है ना। और प्री से हमारी हैबिट बनती है तैयारी करने की। हमारे अंदर कितना हाँ। डेडिकेशन है, कितना मोटिवेशन है, और वही मोटिवेशन बना रहता है हमारा फिर चयन परीक्षा में। जिन्होंने ये सोचा था कि सिर्फ 75 लाने या सिर्फ 90 लाने हैं, उनका चयन नहीं हुआ सर, और उनका प्री भी नहीं निकला। जिन्होंने नहीं, नहीं। ये सोच के रखा था कि हाँ, नहीं निकला उनका। अब हमारे साथ वालों का बहुतों का नहीं निकला। जिन्होंने ये सोचा था कि बस क्वालीफाएँगे, तो वो कहाँ गए वो भी पता नहीं चला, क्योंकि उनके दिमाग में यही चीज़ थी कि बस 75 मार्क्स लाना है, इंग्लिश है, बहुत सरल है, 10वीं 8वीं 10वीं लेवल का बेसिक नाउन प्रोनाउन हम पढ़ के चले जाएँगे। वोकैब्युलरी सर गेम चेंजर है। और साथ ही साथ जो एसएससी लेवल की इंग्लिश है, वो गेम चेंजर है सर। जिसने ये कर ली वो आगे बढ़ जाएगा। सही बात है, कोई भी अभ्यर्थी अन्यथा ना ले जो पिछली बार असफल हो गया था बातों को। बस ये है आपको सजग करवाना, आपकी गलतियों को दोहराना, दोहराने से बचाव करना, कि आप फिर से वो गलतियाँ मत दोहरा लेना। कि मतलब बहुत ज़्यादा अंग्रेजी वालों को भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, पद भी भरा गए हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, पेपर का लेवल भी उतना खूब टफ हो रहा है, प्री, मेंस, तो हमें गंभीरता के साथ, और काफ़ी सारे पद भी भरा गए हैं, पूरी गंभीरता के साथ में हमें तैयारी करनी है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने बीए इंग्लिश से करके अब आ गए हैं, ये पिछले 2 सालों में, 2 या 3 साल कह लीजिए, 2 भर्ती से, क्योंकि सबको पता है अंग्रेजी में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती हैं। तो कंपटीशन फिर बढ़ गया, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा हो गया। तो कोई भी अभ्यर्थी कभी ये मतलब नहीं सोचना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि यार हमारा तो हो जाएगा, वैकेंसी ठीक है। फ्यूचर का नहीं पता कितने पद आएँगे, क्या आएँगे, नहीं पता। सर कोई भी बच्चा शुरुआत में जब तैयारी करता है ना, तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं सोचता कि मेरा हो जाएगा। कहीं न कहीं वो डर बना रहता है, और वो डर बिल्कुल। ज़रूरी होता है, वो अंत तक बने रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का रहा भी है, तो अगर कोई वाक़ई में मेहनती बच्चा है, तो वो चीज़ें वो अपनी गलती देखेगा और सुधारेगा कि हाँ, मेरी यहाँ गलती रही। क्योंकि सर एट द एंड तो सिलेक्शन ही मैटर कर रहा है ना।
तो अगर वो गलती से सीख रहे हैं, अगर ठीक है आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब ऐसा इंग्लिश वालों का एक हाइप बना के रख देते कि इंग्लिश है, लेकिन सर अब वो लेवल भी तो उस लेवल का पूछ रहे हैं ना। इसमें सही बात। बच्चे की गलती नहीं है। वो तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से ही जाएगा ना कि मेरा इंग्लिश है, मैं हर चीज़ करके आया, लेकिन सर अब पेपर काफ़ी टफ लेवल का जा रहा है। नहीं, एक एक क्या हुआ, कुछ गलती बच्चों की है और कुछ गलती टीचर्स की है कि अंग्रेजी में पद काफी अच्छे हैं, तुम्हारा तो हो जाएगा। तो उनको मतलब ऐसा आश्वस्त कर दिया गया कि यार चिंता मत करो, तुम्हारा हो जाएगा, तो वो मेहनत करने से हाँ, बचने लगे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत हाँ। अंग्रेजी वालों को भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ग्रामर में एसएससी, वोकैब में एसएससी लेवल टच करना है तो करना पड़ेगा। लिटरेचर में वर्ग एक लेवल पे जाना है तो जाना पड़ेगा आपको अब। वर्ग वर्ग एक लेवल से भी सर हो सके तो आप मतलब आप एटलीस्ट नेट लेवल तक भी जाओ, आपका जाओ, सही बेसिक्स बात। क्लियर करो पहले। बिल्कुल। क्योंकि हमारे इसमें जो एक टॉपिक डाला गया था मेंस में, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, और उसमें कुछ मेंशन नहीं करा गया, बस आपको पढ़ना है भारतीय जो इतिहास रहा है वो पढ़ना है अंग्रेजी। अब वो कितना वास्ट है, क्या पूछेंगे, सबको उसी यूनिट में डर लग रहा था। लेकिन अगर किसी ने सीक्वेंस वाइज पढ़ा है तो उसके क्वेश्चंस आए हैं। तो हर चीज की एक स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये है कि सर जैसे बाकी सब्जेक्ट में ये रहता है कि हाँ ग्रामर जैसे सब्जेक्ट, ये तो हमारे लैंग्वेज के पेपर है, तो लैंग्वेज का सर कोई अंत नहीं होता, ना लैंग्वेज की वोकैब का कोई अंत है सर, ना लैंग्वेज की ग्रामर का, और ना ही सर साहित्य का अंत है। तो उसमें आपको कंटिन्यू पढ़ना है, जो जानकारी मिल रही है वो अपडेट करते रहना है, करते रहना है। मतलब खुद से आप जितना करोगे, आप दूसरों पर निर्भर जितना कम रहोगे कि यूट्यूब की मैंने इतनी देर की क्लास ले ली है या कुछ परचेज कर लिया है, तो मैं मतलब आजकल हम लोग क्या इतना डिपेंडेंट हो गए सर किसी भी बैच पर या किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स पर, कि हमको क्या किसी पर्टिकुलर एक बुक पर किसी ने बोल दिया हाँ ये बुक पढ़ लो, उस बुक की आप आपने हाइप बना दी या उस चीज की आपने हाइप बना दी। तो मेरे हिसाब से सर मल्टीपल रिसोर्सेज चेक करते रहना चाहिए, और मॉक हाँ, टेस्ट का भी उतना ही महत्व है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यही है कि टेस्ट लगाने की इम्पोर्टेंस क्या है और आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए, प्रैक्टिस का क्या रोल है? मैंने तो सर डे वन से प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करा है, और सर शीट्स तो काफी इतनी सारी शीट्स हो गई है, अभी तक मैंने 5,000 से लेके 8,000 प्लस क्वेश्चंस लगा लिए सिर्फ ग्रामर और वोकैब के ही सर। लिटरेचर का तो पता नहीं सर कितने लगाए वो तो, लेकिन ग्रामर वोकैबुलरी के तो बहुत ज्यादा 8,000 प्लस है सर मेरे। ऑफलाइन में मतलब इतने सारे हैं सर। हाँ, और ऑनलाइन में? ऑनलाइन में तो सर बस कान में वीडियो लगाना होता था, और बस स्पीड पे 2x की स्पीड पे, क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है ना सर, आपको नहीं, पेन पेपर पे प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। यदि हम मॉक टेस्ट की बात करें तो आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए हुए होंगे? सर ऐसे तो गिनती याद नहीं है, लेकिन लगभग लगभग हर, मतलब मेरा ऐसा रहता था कि हर टीचर से पढ़ो, यूट्यूब पे अगर बस प्रैक्टिस देख लेती थी मैं कि प्रैक्टिस हो रही है तो मैं चले जाती थी उस पे, लाइव टेस्ट हुए या कोई से भी हुए, तो बस किसी मतलब कोई भी एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट जहाँ अवेलेबल है वहां चले जाती थी। मतलब कैसे भी करके अपनी प्रैक्टिस अपने को चेक करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा वर्ड आ जाएगा, ये सही तो बात है। वोकेबलरी है, कौन सा बिल्कुल। शब्द पूछ लेंगे हमें नहीं पता, और हमारा तो एक नंबर सीधा सीधा जाएगा ना सर। सही बात है। लगभग लगभग सर मैंने मॉक टेस्ट तो मैं अगर ऐसे गिनती करूँ तो सर मैंने काफी लगाए हैं, ऐसा मतलब मैं एक काउंटिंग करना ना नंबर नहीं पॉस बता सकती। सही बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें हम यदि बात करें, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं कि हम मॉक टेस्ट लगाना या प्रैक्टिस करना बाद में प्रारंभ करेंगे जब हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्हें क्या सुधार करने की आवश्यकता है? अगर उनको ऐसा लगता है कि हम पहले सिलेबस पढ़ लें और उसके बाद हम प्रैक्टिस लगाएं, तो ठीक है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आपने जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया है, जैसे तो आप उस चैप्टर को टुकड़ों में बांट लो। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, जैसे आपने सिनोनिम्स पढ़ लिए, समानार्थी हुँ, शब्द पढ़ लिए, तो आप उसके बाद समानार्थी के जितने हो सकते हैं आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद फिर आप दूसरे पर जाओ, क्योंकि आप एकदम से लगाओगे तो फिर वो सब मिक्स हो जाता है। बिल्कुल, सही बात है। छोटे-छोटे और टुकड़ों में बाँट लो, आप टॉपिक उठाओ, उसको दो अच्छा टाइम दो, 1 हफ्ता तो दो उस टॉपिक को, ऐसा नहीं कि 1 दिन में आपको आ जाएगा।
थोड़ा टाइम दो, तब जाके आपके दिमाग में वोकैब धीरे-धीरे बिल्ड होती है। साथ ही साथ आप ग्रामर भी चलने दो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वोकैब एक बार में इतनी सारी नहीं कर पा रहे हो, तो सुबह के टाइम पे आपने वोकैब कर ली, दिन में आप ग्रामर का कोई अच्छा-सा लेक्चर ले लो, उसके आप लगा लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, एसएससी लेवल के लगा लो, उसके बाद फिर आप अपना लिटरेचर पर आ जाओ। ये आपका रहना चाहिए सर। बट 3 पार्ट हैं, तो पहले टॉपिक और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना आता था? हम फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहे हैं, कितना आता था आपका स्कोर? सर अगर हाँ, जब प्री की बात करें तो मेरा 150 में से सर हमेशा 120 प्लस ही रहा है सर, अच्छा क्योंकि रहा है सीटेट का बेनिफिट बहुत मिला सर। बिल्कुल। और मेंस में कितना आता और था? मेंस में कभी-कभी जैसे हार्ड टेस्ट रहता था तो 80 चला गया, या किसी-किसी में 70 भी आता था, ऐसा। मतलब बहुत, एक तो एकदम से बिल्कुल ऊपर उठ जाती थी, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती थी, दूसरे में एकदम से नीचे गिर जाती थी। क्योंकि आजकल टेस्ट भी काफ़ी अच्छे लेवल के बनने लगे हैं, आजकल कोई भी सरल चीज़ें नहीं देता। तो एक में तो ऐसा लगता था कि बस मैं तो अभी सिलेक्टेड हो गई, दूसरे में ऐसा लगता था कि पास भी नहीं हो पा रही हूँ। तो वो चीज़ें चलती हर एस्पिरेंट के साथ होती है, बट आपको आपकी एक ओवरऑल लेके चलो 70-80% आपका कवर है तो आपका हो जाएगा। हाँ, अच्छा सक्सेस क्लासेस के मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना आता था लगभग? 70 प्लस 75 ऐसा ही आता था, क्योंकि टेस्ट बहुत हार्ड होते थे, तो मतलब हार्ड बहुत टेस्ट अच्छा से लेवल का। मतलब हार्ड टेस्ट से फायदा हुआ या नुकसान हुआ आपको? हार्ड टेस्ट से फायदा ही हुआ ना सर, एक आपको एक रियल इवेल्युएशन मिल जाता है। हाँ। नहीं, काफ़ी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि हम मतलब मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, स्कोर 90 भी आ जाता है उनका मेंस में और मोटिवेट भी हो जाते हैं कि हो जाएगा। तो इससे तो फिर हाँ, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे ना? नहीं, इम्प्रूव एक टेस्ट से आपको एनालिसिस नहीं करना चाहिए, आपको पूरे एफएलटी को लगाना है। अगर कोई एफएलटी डली है तो पूरी आप पूरे अटेम्प्ट करो, और उसमें भी अगर वो नंबर आपका वो नहीं करेगा आपका जजमेंट कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका टेम्परामेंट एग्जाम हॉल में क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसा रहता है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लेकर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, लेकिन आपको आपको अंदर से भी प्रिपेयर होने की जरूरत है कि आप एग्जाम हॉल में तो कितना। मॉक टेस्ट तो इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपको पेपर मतलब ऐसा नहीं लगे कि हम क्या हल कर रहे हैं, पेपर से आपको एक फेमिलियर करने के लिए मॉक टेस्ट होते हैं। नंबर तो फिर वो दूसरी चीज आ जाती है, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपका टाइम कितना है। मॉक टेस्ट में हमें ये चीज पता चलती है कि हम कितना टाइम क्वेश्चन को, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बार बार उसी क्वेश्चन पे रिपीट हो रहे हैं, या कोई क्वेश्चन हमको स्ट्रेस दे के जा रहा है। ये चीजें मॉक टेस्ट से हमें ये चीज पता चलती है। पर बाकी नंबर नंबर तो ये है कि अगर वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ और उससे क्वेश्चन ज्यादा फंस गए तो आपके नंबर तो ऑटोमेटिकली ज्यादा आना ही है ना। सही बात और है। जो टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं उसमें कम आना है, तो आपको उस चीज को नहीं देखते, आपको ये देखना है कि अभी पहले वाले जो एफएलटी मैंने लगाई उसमें मैंने अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने 2 मिनट लिए हैं, तो मेरा ये होना चाहिए कि अब मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। ये बात है। मध्य प्रदेश वर्ग 2 अंग्रेजी की सुपर मॉक टेस्ट सीरीज को आप देखेंगे तो इसमें प्रत्येक आंसर को विस्तृत व्याख्या के साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में विस्तार से समझाया गया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है जो आंसर था आपने देखा उसके संबंध में सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं और सॉल्यूशन जो है वो बाइलिंगुअल है। कोई से भी प्रश्न को आप देखेंगे चाहे चाहे आप इस इंग्लिश की पैडागोजी के क्वेश्चन को देखें, विस्तार से समझाया गया उसको, अदर ऑप्शंस को समझाया गया, उसके बाद की पॉइंट दिए गए, उसको हिंदी में भी समझाया गया ताकि अंग्रेजी के अभ्यर्थियों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी प्रश्न को आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छे से बाइलिंगुअल तरीके में पहले इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन फिर हिंदी में भी दिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके में ग्रामर है, तो ग्रामर को भी वन बाय वन जो डीपनेस होती है समझाने की उसके माध्यम से आपको हमने समझाया हुआ है और काफ़ी अभ्यर्थी ट्रस्ट करते हैं। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाते हैं अंग्रेजी के, निश्चित तौर पे सिलेक्शन भी हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, जो पार्ट ए का सेक्शनल टेस्ट है फ्री में वो आपको मिलते हैं, बाइलिंगुअल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, पहले अंग्रेजी का फिर हिंदी में भी देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और मेंस के भी टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।
एक और चीज़ मुझे बताइए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में जो विश्लेषण करते हैं या सॉल्यूशंस को पढ़ा जाता है, वो कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि मात्र मॉक टेस्ट लगा के स्कोर देखना सब कुछ नहीं होता। उसके बाद जो हाँ। गलतियों को पहचाना जाता है, विश्लेषण किया जाता है, वो आप कैसे करती थीं और क्यों इम्पोर्टेंट है वो? सर मैं तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता तो सबसे पहले मतलब मेरे पूरा दिन भर वो क्वेश्चन दिमाग में चलता था। ये कैसे गलत हो गया? मैंने 6 महीने इस टॉपिक को दिए, मैं क्या कर रही हूँ? मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। फिर मैं उसका जो एनालिसिस आता था उसमें ऐसा रहता था कि जैसे जितना पूछा उतना नहीं दिया रहता एनालिसिस में, उससे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ही दिए होते हैं कि हाँ मतलब अ, अच्छा ये पहले वाले का ये है, इसका ये भी बन सकता था, इसका ये भी बन सकता था। ये चीजें सर उसमें रहती थी, तो उससे भी मुझे काफी बेनिफिट मिला। बिल्कुल। तो आपने जैसा कि बताया, मॉक टेस्ट लगाने की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और मॉक टेस्ट हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तभी से लगाना प्रारंभ कर दें, या पूरे पाठ्यक्रम को करने के बाद लगाना प्रारंभ करें? सर यदि मॉक टेस्ट आप अभी से लगाना प्रारंभ कर दोगे और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो सर आप मतलब कैंडिडेट बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, और वो एक स्ट्रेटेजी अभी क्या ज्यादा चलती है, डे 1 से वो सिलेक्शन के बारे में सोचने लगता है, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देता। तो मेरे हिसाब से सर पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक का पर्टिकुलर आप लगाओ। आजकल ऐसा रहता है कोई भी चीज ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट एफएलटी नहीं मिलती है, पहले सेक्शन वाइज छोटी-छोटी एफएलटी मिलती है। तो ये बात पहले है। आप उस टॉपिक को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, आप उसको सारे मल्टीपल रिसोर्सेज से आप पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, आप ऑफलाइन टेस्ट लगा लो जहां भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट फिर लगानी चाहिए सर, छोटे छोटे पार्ट में आप लगाओ, पर पहले पढ़ लो, आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन रही है, आप कुछ उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आप एफएलटी पे जाओ और फिर उस नंबर को आप परमानेंट मत मानो कि हाँ मेरा यही नंबर है तो मेरा यही लेवल है। आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अगर 10 में से आप पहले वाले में 6 कर पा रहे हो तो मतलब आपको 6 तो आते हैं ना। बिल्कुल। आप 6 तक पहुंच गए, दूसरे में आप 7 पर पहुंचे, अब आप सोचो कि पहले में मैं 10 में से 10 कर पा रहा हूँ, तो सर नेगेटिव को ना देखते हुए पॉजिटिव को ज्यादा देखना चाहिए। सही बात है। और मॉक टेस्ट में गलतियां होती हैं, उन गलतियों से आपने क्या सीखा? क्या सीखा, ये चीज मैटर करती है ना सर। एनालिसिस करो और उसको एनालिसिस को मैं नोट कर लेती थी, एक नोटबुक में मैं नोट कर लेती थी कि दोबारा अगर यही क्वेश्चन आया और यही प्रॉब्लम मेरे सामने है तो दोबारा ये क्वेश्चन मुझसे गलती नहीं होना चाहिए। जैसे फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, या वोकेब तो खैर अनप्रिडिक्टेबल आती है, लेकिन फ्रेजल वर्ब हो गई, कुछ टॉपिक काफी टफ रहते हैं सर। कोई ईडियम हो गई, कोई नई ईडियम है तो उसको नोट कर लिया, उसके जैसे 4 चीजें देख ली। फ्रेजल वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब में मल्टीपल चीजें आ जाती थी, तो वो आपके पास सब नोट डाउन होनी चाहिए। सही बात है। जहां पे भी हमने गलती करी उसको आप नोट करके रख लो कि इन फ्यूचर में फिर वो अगली बार गलती ना हो वो। हाँ ठीक सर। है। एक क्वेश्चन है कि इतने टफ कंपटीशन में सिलेक्शन होगा या नहीं, ऐसा कोई डर था? और यदि डर था तो ओवरकम कैसे किया? एस्पिरेंट डर को दूर कैसे करें कि होगा नहीं होगा, तो वो कैसे बचें इस चीज से? सर सबसे पहली बात तो है कि डर को दूर करने का, और पहली बात डर लगने का भी एक ही कारण है सर, और डर को दूर करने का भी एक ही कारण है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको डर लगेगा। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको डर लग ही नहीं सकता। और डर को दूर करने का भी यही उपाय है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस 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 अच्छे से करते रहो, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ज्यादा मॉक टेस्ट के नंबरों को दिमाग में मत रखो, एनालिसिस पे आप ज्यादा ध्यान दो, अच्छे से आप उसका एनालिसिस कर लो। और अब रही बात कि हाँ डर तो लगता है सर, क्योंकि हमारी जो टीचिंग फील्ड है उसमें काफी लेट वैकेंसीज आती है, काफी काफी साल में आती है, और सर डिमोटिवेट करने वाले इतने होते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ अलग चीज है, उनको हाइप पे चढ़ाने वाले ज्यादा होते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल कूल, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखो कि हाँ मैं मुझे अभी काफी कुछ सीखना बाकी है, उस चीज को आप लेकर चलो। और सर मेरा तो शुरू से यही था सर कि अगर मैं पॉजिटिव रह रही हूँ, अगर मैं यहाँ तक आई हूँ, कोई चीज मुझे यहाँ तक लाई है तो वो आगे भी लेकर जाएगी सर। अगर ये बात मुझे है। यहाँ तक अगर मुझे आगे ही नहीं जाना होता तो सर मुझे इंग्लिश के प्रति रुचि नहीं होती, या मैं वर्ग 2 के लिए तैयारी, अभी जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे अगर उनको आना ही मतलब यहाँ तक पहुंचा रही है कोई चीज, तो सीधी सी बात है उनके डाउट क्लियर हो रहे, कहीं ना कहीं आगे उनके लिए कुछ बेटर लिखा है। ये चीज तो अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, या यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है, या आपकी खुद की अंतरात्मा ये चीज बोल रही है, तभी तो आप ये सब चीजें सर्च कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो पहले ही एग्जाम से।
तो अगर कोई चीज़ आपको यहाँ तक लेकर आई है, तो ऑब्वियसली आपको आगे जाने के लिए लेकर आई है। सही बात है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि आप सक्सेस क्लासेस से कब से जुड़ी हुई हैं और किस प्रकार से आपने जुड़ी रहीं, मोटिवेशन लिया, गाइडेंस लिया? हाँ, मैं 2021 में जब मेरा वर्ग 3 नहीं निकला था, तो जिनका निकला था मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, तो मैंने देखा, मैंने बोला इतने कम उम्र में भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर मैंने सर्च करना चालू करा, फिर मुझे पता चला अच्छा ऐसा-ऐसा है, ये सर है, फिर आपने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मतलब आपने शायद आप फर्स्ट बाइक लाए थे, कुछ ऐसा लाए थे आपके हुँ, पापा के साथ वो कि देखो आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए तो आपका हैप्पीनेस कितनी आपके फैमिली में क्या होता है। फिर आप हुँ, बच्चों के साथ फ़ोटो डालते थे, तो मैं देख-देख के मतलब ऐसा लगता था कि यार सर ने करा तो मतलब मुझसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी। कई बार क्या होता है सर जो सफल हो जाता है ना हम उनसे एक नेगेटिव फीलिंग रखने लग जाते हैं। कि यार हुँ, इनका बहुत मतलब नेगेटिव वाइब्स हम उनके प्रति क्रिएट करते हैं। बट जब हाँ, तक आप ये नहीं उस सफल व्यक्ति से आप जुड़ोगे नहीं, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि उसने कैसे सर्कमस्टेंसेस में सफलता प्राप्त करी है, तो क्योंकि एक हुँ, सफल व्यक्ति आपको सफलता तक ले जा सकता है। तो फिर आप बीच-बीच में जो मैं भी मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी बिलीव रखती हूँ, तो फिर आप जब डालते थे ना कि हुँ, नहीं आप यहाँ तक आए हो, तो आप आगे भी जाओगे और एक लाइन आपने बोली थी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, मैंने वो वीडियो देखा था क्योंकि मैं पहले से ही मैनिफेस्ट करती थी कि एक दिन मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो मैं देखती हूँ सर के क्या एक्सपीरियंस रहे। तो फिर आपने ये चीज़ बोली थी कि हमारा वर्ग 3 का हुआ है, तो हुँ, हमें जो वेरिफिकेशन करने वाले थे उन्होंने ये बोला है कि बेटा यहाँ पे आप रुकना मत, हाँ, हाँ, आप ये मैंने बोला। उससे भी आगे जा हाँ, हुँ, आपने ये चीज़ बोली थी तो मुझे हुँ, ये दिमाग में आया कि इन्होंने तो एक क्लियर कर ली, अब ये कितना सुकून में है मतलब अब वर्ग 2 की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, 1 की भी अब इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, इतनी कम हुँ, उम्र में भी सक्सेस में मिल गई और आपने नाम हुँ, भी वही रखा। तो मेरे मन में यही था कि जब सर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती? फिर आपने अभी मेंस के टाइम पे भी एक वीडियो डाला था, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि आपका टाइम आ गया है और यही सही समय है, डर जो आप आत्मविश्वास भरी जो चीज़ें डालते रहते हो, मैं उसको रेगुलर पढ़ती रहती। अभी नववर्ष पे भी आपने जो चीज़ें डाली, तो मेरे हुँ। दिमाग में ये चीज़ें कहीं न कहीं पॉज़िटिव लोगों से जुड़ने का एक फ़ायदा है सर, कि आप सक्सेसफुल बिल्कुल। लोगों के साथ जुड़ते हो तो आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। ये चीज़ तो मैंने भी ऑब्ज़र्व करी है जो मतलब मान लीजिए सिलेक्शन हो गया है, मान लीजिए आप मैं तो एक आपका ही एग्ज़ाम्पल दूँगा, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अभ्यर्थियों को आपसे सीखना चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लग सकता है कि यार इनका सिलेक्शन हो गया, किस्मत अच्छी थी, ये चीज़ यदि ऐसी भावना रखेंगे तो शायद इन फ्यूचर में भी वो फिर यही उनके अंदर भावना रहेगी। वो यदि प्रेरणा लेंगे आपसे या किसी से भी जो सिलेक्टेड है, तो निश्चित तौर पे उसको इनका बेनिफिट मिलेगा बहुत बड़े स्तर पे क्योंकि वो भी उन जैसा बनना चाहेंगे, उन जैसा बनने के लिए वैसे प्रयास करेंगे फिर वो। हाँ और आपको कहीं न कहीं वो ही लोग रियलिटी बता सकते हैं ना सर कि जो फेस करके आए हैं, जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर आए हैं, वो वही चीज़ें आपको फेस करना है, तो एक आप सफल व्यक्ति से अच्छा गाइडेंस और कौन दे सकता है? जैसे सही मैं आपको देखती थी तो मैं बस यही देखती रहती थी कि इनकी तो कितनी कम एज है, उसके बाद ये सक्सेसफुल हो गए, तो मैं भी किसी दिन विद्यालय में जाऊँगी, मैं भी टीचर बनूँगी या मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे सर का हुआ है, मैं भी हर चीज़ फर्स्ट छोटी-छोटी चीज़ों की खुशियाँ सेलिब्रेट करूँगी, तो ये मैनिफेस्ट कर पॉज़िटिव रहने से बहुत काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नेगेटिव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बट पॉज़िटिव रखने वाले लोग बहुत कम हैं और उनको ही लोग गलत बोलेंगे तो और कुछ नहीं होता, जो पॉज़िटिव है वो तो आगे बढ़ता ही जाता है सर। इन चीज़ों की कल्पना करनी चाहिए कि मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मैं भी एक दिन विद्यालय में होऊँगा अथवा होंगी। ये कितना हेल्प करती हैं या ब्रह्मांड इस यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत कहना कि हो जाएगा सिलेक्शन, नाम आ गया, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, ये कितना मैटर करती हैं? ये बहुत मैटर करती है सर, मैंने तो लिख-लिख के रखा था और मतलब मैटर ठीक है, आप जैसे हम मतलब ऐसी कल्पनाएँ नहीं गढ़े कि हम दिन भर सो रहे हैं या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि मेरा नाम है आप अपने एंड पे भरसक प्रयास कर लो, जितना आप कर सकते हो, उसके बाद फिर आप पॉज़िटिव रहो। मैं तो बहुत बिलीव रखती हूँ, जैसे आप भी उसी चीज़ को बार-बार बोलते रहते हो ना, मेरा समय आ गया है, मेरा सिलेक्शन होने ही वाला है, मेरा तो तय है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा इतनी मेहनत करने के बावजूद, ये सब चीज़ें।
ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है सर। और अपने आप से पॉजिटिव बात करना, अफर्मेशन, डेली अफर्मेशन। आपने डेली अफर्मेशन की भी एक वीडियो दी थी मुझे, मैंने वो भी देखी थी कि मैं ब्रह्मांड मेरे साथ है। वो अफर्मेशन वाली वीडियो में ने मुझे काफी हेल्प करी थी। ब्रह्मांड मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में है, और मेरा सही समय अब आ गया है, अब मुझे हर मनचाही चीज मिलने वाली। ये पॉजिटिव चीजें, क्योंकि सर बाकी लोग तो हमको नेगेटिव करने के लिए बैठे ही ना, हम अगर अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो। सही बात है, मतलब वो वाली वीडियो के आपको शब्द शब्द याद हैं। हाँ, शब्द शब्द मैं देखती थी ना, क्योंकि सर एक अभ्यर्थी के पास, और वैसे भी जेन्युइन लोग बहुत कम है सर। तो हम अगर, मैं इतना ध्यान से उस वीडियो को देखती थी और इतना बिल्कुल शांति से उन चीजों को आपकी सुनती थी कि मेरे दिमाग में वो हर चीज एक एक शब्द रिकॉर्ड रहता था, और फिर मैं उसको अफर्मेशन देती थी। बिल्कुल, मतलब मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन वाली बात कई बार कही है और अब भी कही है कि करिए, उनसे हेल्प मिलती है। आप सकारात्मक सोचेंगे, आपका चिंतन अच्छा होगा, ये चीज तो है। पर सर सकारात्मक भी आप जब भी सोच पाते हो जब आपकी नीयत वैसी रहती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल सही आपकी बात है। नियत मैटर करती है एट द एंड। जैसे अगर मैं अपने जो बाकी लोग हैं उनसे अगर बोलना चाहूँ, तो आप अपना वाई स्ट्रांग रखो। आपको क्यों टीचर बनना है, आपको क्यों टीचिंग फील्ड में आना है, तो आपका हाउ जो है कि आपको कैसे करना है, वो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देगा। आप बिल्कुल अपना सही वाई बात, स्ट्रांग रखिए और आपकी नियत क्लियर रखिए। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे जो अभ्यर्थियों ने कमेंट करी हुई हैं, और हम हाँ कम सर। टाइम में, क्योंकि आंसर तो हम लगभग दे चुके हैं, यदि कुछ आंसर ऐसा लगे जिसमें आपको बताना है, आप बताते जाइएगा। एक है मोइनुद्दीन अकेडमी, मैम को पूरी प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगा? सर 2 साल। लगभग 2 साल की आपकी 2 यात्रा साल रही। पूरा। एक और है सर बिना ब्रेक के। अच्छा, बिना ब्रेक के, मतलब कंटिन्यू आप वो कहते हैं हाँ, ना। एक और चीज, एक जो प्रश्न बन जैसे गया। नोटिफिकेशन का। हाँ, हाँ। हमें कंटिन्यूटी, सॉरी, कंसिस्टेंसी और सॉरी डिसिप्लिन और मोटिवेशन में आप किसको चुनेंगी? कंसिस्टेंसी को सर। कंसिस्टेंसी को, ठीक है। हाँ सर। एक प्रश्न है दीपक जी का, तैयारी किस सोर्स से की, सही बताना। 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस में। 3 एक है तैयारी किस सोर्स से की, हम बता चुके। कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस में? तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम बता चुके। तीनों। टेस्ट कहाँ से दिए हैं? कई प्लेटफॉर्म से दिए हैं मैम ने, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से दिए हुए हैं, ये चीज है। और मैम ने एसएससी लेवल ऑफलाइन के ज्यादा टेस्ट दिए। बहुत दिए, ऑफलाइन मैक्सिमम दिए हैं मैम ने, हाँ, ऑफलाइन बहुत दिए हैं। ऑफलाइन लगभग मैक्सिमम। 5000 से 6000 हाँ। क्वेश्चन करे हैं आपने ऑफलाइन में। हाँ सर। बिल्कुल। अब इसमें एक और प्रश्न है, और एक और प्रश्न थे, बहुत शानदार प्रश्न पूछे थे। मैम ने प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी पढ़ी थी क्या? लाइक वर्ग 1, 2, 3 प्री मेंस की, तो इसके बारे सर में आप प्रीवियस बताइए। ईयर, हाँ सर पढ़ी है। एसएससी की पूरी वोकेबलरी मैंने पढ़ी है, पिछले 10 साल की वोकेबलरी पढ़ी है सर। और अनसीन पैसेज आपने कैसे सॉल्व किए? राहुल जी का प्रश्न है ये भी। ये एसएससी के पैसेज में सॉल्व करती थी, ऑफलाइन जो कुछ शीट मिलती थी कोचिंग वगैरह में, और सर उसके अलावा पिनेकल की बुक में प्रैक्टिस करती थी मैं। एसएससी पिनेकल की जो बुक आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बुक हम पूछ चुके। और नोट्स बनाना जरूरी है या नहीं? सर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। विकास जी का प्रश्न है, सही बुक्स और रिसोर्सेज, इंग्लिश ग्रामर, रेन मार्टिन या कोई और, लिटरेचर और पैडागोजी के लिए बेस्ट किताबें कौन सी हैं? पैडागोजी के पूछते हैं काफी अभ्यर्थी, इंग्लिश पैडागोजी जो पार्ट ए में आती है उसको कैसे कवर करें, या मेन पार्ट में भी पैडागोजी आती है? सीटेट की बुक्स और सीटेट के जो इंग्लिश पेडागोजी के पर्टिकुलर वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से पे डले हुए हैं, आप सीटेट के पेडागोजी पढ़ लो, बिल्कुल डिटेल में वही आती है सर। काम बन जाएगा, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट हाँ, ग्रामर टॉपिक्स, टेंस, वॉइस, नरेशन और क्लॉसेस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं? वॉइस और नरेशन से, सबसे ज्यादा वॉइस और नरेशन से। लेकिन पढ़ना अभ्यर्थी को हर एक का टॉपिक चाहिए, क्या पता अब इस बार टेंस वगैरह से पूछ लें या किसी और से पूछ लें। सर बिना बिना नाउन के और बिना बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप वॉइस बना ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है। बिल्कुल सही बात है। बुकैब, स्ट्रेटेजी, वर्ड मीनिंग, इडियम, फ्रेजेस को याद रखने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया था?
आप चाहो तो सर मल्टीपल बार रिवीजन कर सकते हो, और अगर आपको कोई निमोनिक्स बनाने हैं रूट वर्ड के थ्रू, बट रूट वर्ड में आजकल वैसी वो क्या बहुत कम पूछ रहे हैं। रूट वर्ड में आपको याद करना है तो आप प्रीवियस ईयर की मतलब वीडियोस मल्टीपल टाइम्स आप देखो, यूट्यूब से मल्टीपल टाइम्स आप सुनते जाओ, और खुद की सेल्फ जो बार बार आ रही है, अगर आप जैसे ब्लैक बुक को रेफर कर रहे हो तो बार बार उस मोस्ट रिपीटेड वोकैब वाला सेक्शन दिया रहता है, आप उसको कवर कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी पीवाईपीस पीवाईक्यूज सॉल्व करने से क्या बाकी हेल्प मिलती है? पैटर्न कितना चेंज होता है? कितनी हेल्प होती है पीवाईक्यू से? सर ग्रामर तो वो तो रहना ही है, हमारी इंग्लिश में ग्रामर तो रहना ही है और वोकैब तो रहना ही है, तो हमें प्रीवियस ईयर से ही तो आधार मिल पाता है कि अच्छा ये वोकैब बार बार आ रही है, या ये क्वेश्चन वोकैब ये जो टॉपिक है बार बार हो रहा है। और जैसे अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो एक एक टॉपिक के कम से कम आपको 200 250 कम से कम 500 प्रश्न तो उसके टॉपिक के लगा के जाने ही पड़ेंगे, तो इतने सारे प्रश्न तो प्रीवियस ईयर्स में ही मिल सकते हैं सर, एसएससी पीवाईक्यू के उसमें पढ़ना मिल जाएंगे। बहुत जरूरी है, सही बात है। और हाँ, ऐसा हाँ ग्रामर का तो एसएससी लेवल का कंटेंट बहुत अच्छा है, आप चाहें तो उसकी ऑफलाइन बुक भी ला सकते हैं, जैसे करना चाहें। हाँ, मॉक ऑनलाइन टेस्ट, भी अच्छा है। हाँ ऑनलाइन भी काफी, आपका ऑनलाइन में और बेनिफिट मिलेगा ऑनलाइन में, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, टाइम का बाउंडेशन रहेगा। हाँ, कितने मॉक टेस्ट देना जरूरी है और उनका एनालिसिस कैसे करें? लगभग लगभग हर दिन मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आप डेली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। दिन मैटर नहीं करते कितने दिन में टारगेट हो रहा है, पहले टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको उसके मॉक टेस्ट देना ही है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से देना है आपको। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो गूगल पे क्वेश्चन अवेलेबल है, अब तो चैट जीपीटी पे भी क्वेश्चन अवेलेबल है, आप मल्टीपल रिसोर्सेस और वेबसाइट्स का यूज करो। सही बात है। सिलेक्शन की गलती तैयारी के दौरान ऐसी कौन सी गलती हैं जो उन्होंने की थी और आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको लगा कि आपने ओवर गलती करनी है, आप नहीं कॉन्फिडेंट, करनी? ओवर ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका अनुभव कैसा रहा, और जब आपका मेरिट में नाम आया तब आपको कैसा लगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये है, अभी जो एक थोड़ा सा उन्होंने एक नया वो देखा है कि आपका संबंधित विषय में, वो ये बोल रहे हैं संबंधित विषय में ही आपका मतलब जो आपने जैसे ग्रेजुएशन करा है तो आपको इंग्लिश पेडागोजी आपकी डीएलएड में पढ़ी हुई होनी चाहिए, और बीएड में भी आपकी इंग्लिश पेडागोजी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो जिनका नहीं था उनको दिक्कत आई है, बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई सर। और मतलब वो लोग तो आगे रह के ऑफर कर रहे थे कि आप हमारे स्कूल में आओ, आप हमारे स्कूल में आओ, अच्छी रैंक आपकी आई है, इतने टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, काफी उन्होंने जैसे आपका रहा था ना, मैंने वही मैनिफेस्ट करा था कि हाँ मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव रहेगा, हाँ मैं भी ऐसे ही करूंगी, ऐसा ऐसा बोलूंगी। बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, और जब मेरिट में नाम आया तो पहले तो मैं काफी डरी हुई थी, क्योंकि इंग्लिश से जिन लोगों को ये लग रहा था कि हमारा हो जाएगा, उन 2-3 लोगों के मेरे पास कॉल आए, और जब उन्होंने ये बोला कि हमारे 80 नंबर पे भी नहीं हुआ, हमारा 70 पे नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिया, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि अब क्या होगा। तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था मेरा हो जाएगा, और पॉजिटिव अफर्मेशन इतनी कर रखी थी कि मेरे मैं तो भगवान के सामने मंदिर में बैठी हुई थी सर, कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन मुझे यूनिवर्स पे और अपने आप पे पूरा विश्वास था कि अगर मेरी नीयत अच्छी है, अगर भगवान मुझे चाहते हैं सर। एट द एंड मैंने ये सोच लिया था कि यदि ईश्वर को मुझसे कोई काम करवाना होगा बच्चों के बेनिफिट के लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे आ रहे हैं जिनको अच्छे टीचर्स की जरूरत है, अगर वो ब्रिज बनना चाह रही हूँ, अगर भगवान ने सोच रखा होगा तो मेरा हो जाएगा। बस यही छोड़ के मैंने तो सब भगवान पे छोड़ दिया था सर, क्योंकि मैंने मेहनत इतनी करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी आपको निराश नहीं करते हैं। मेरे हाथ में जो था मैंने करा, अब सब कुछ उसके हाथ मैंने में है। करा। सही बात है, हाँ, ये बहुत सही बात है और क्योंकि जरूरी भी है। मैं ऐसा मानती हूँ सर कि हर किसी के लाइफ का एक ना एक पर्पस है, बस आप उस पर्पस को फाइंड करो ऑटोमेटिकली। अब ऐसे टाइम पे कोचिंग मिलना, उसके बाद हर अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स मिलना, फिर अब मोटिवेशनल चीजें सामने आना, अनुभव सामने आना, और ये चीजें अगर आपके सामने बार बार आ रही है तो ये तो साइन है ना सर कि वो चीज आपको आपके पर्पस की ओर लेकर जा रही है। तो आप उन साइंस को समझो कि हाँ मेरे साथ ये चीजें, और आप जितना पॉजिटिव सोचते हो आपके साथ उतना ही पॉजिटिव होता है, और जितना सही बात। नेगेटिव सोचते हो वो चीजें उतना ही नेगेटिव। पहले दिन ये मत सोचो कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन कौन सा बैच ले रहा है। आपको लग रहा है कि मैं यूट्यूब से कर लूंगा, मुझे कोई बैच की जरूरत नहीं, तो कुछ भी मत लो। सही।
जरूरी नहीं है सर कि वो स्टैंडर्ड बुक है तो हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड बुक है तो वो सबके लिए अच्छी है, तो वो आपके लिए भी अच्छी होती है। हो सकता है आपको सुन के ज्यादा समझ में आता हो सकता है लिटरेचर आपको, मैं तो सर मूवीज देखती थी, आजकल हर इंग्लिश लिटरेचर की मूवीज अवेलेबल है, बढ़िया 3-4 घंटे की मूवीज लगाई, पूरी मूवीज को समझ लेती थी, थोड़ा सबटाइटल, इतनी इंग्लिश नहीं आती, सबटाइटल लगा दिया, सुन लिया, तो उससे जो इमेजिनेशन सर बनी दिमाग में वो फिर गई ही नहीं, तो डायलॉग भी रटे हुए याद हो गए, और अब इंग्लिश लिटरेचर का लेवल काफी अच्छा हो गया सर। तो आपको एक बार तो सारे जो वर्ग 2 के लिए भी अगर वर्ग 2 प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सीटेट की पेडागोजी पढ़ो, ग्रामर और वोकैब आप एसएससी लेवल की रखो, ए टू जेड वोकैब आप कंप्लीट कर लो, साथ ही साथ आप जो 3 सेक्शन में पहले प्री को डिवाइड कर लो, पेडागोजी अच्छे से कर लो आप सीटेट की, उसके क्वेश्चन बहुत सारे अवेलेबल है, सीटेट के लेवल की करो, एसएससी लेवल की ही ग्रामर और एसएससी लेवल के आप वोकैब कर लो, इतना आपका डेली काम है। उसके बाद आप आराम से प्रैक्टिस लगाओ, पहले सिलेबस कवर करते जाओ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगाते जाओ, ऑफलाइन भी करो ऑनलाइन भी करो। उसके बाद जब आप मेंस पर आ जाओ तो एनसीईआरटी आपकी एग्जाम आने से पहले, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पहले आपकी 3 बार कंप्लीट हो जानी चाहिए बुक से, एकदम रटी हुई, और उसके बाद आपको ऑनलाइन सुनना भी है उसको। फिर वोकेबलरी आपकी प्री से कवर होती आई है, 60% काम आप कर चुके हो, ग्रामर भी आप कर चुके हो, रिवीजन देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, फिर आपको पूरा समय आपका फोकस मिलेगा मेंस में लिटरेचर पे कवर करने के लिए। अच्छे से लिटरेचर कवर करो, नेट लेवल का कवर करो, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ो क्या। और सर एक चीज है पोएट्री का जो रहता है हमारा इंग्लिश में कि हम पोएट्री कैसे कवर करें, तो पोएट्री की क्या राइम है, क्या रिदम है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, कौन सा मीटर फॉलो हो रहा है, पहले आप टर्मिनोलॉजी बेसिक से पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो उसकी, बेसिक से आप उसको कवर करते जाओ। ये आपका खुद का होना चाहिए, कोई आपको नहीं सिखाएगा, ये आपका खुद का आपका रहना चाहिए कि आप टीचर बनने वाले हो, तो बच्चा कोई सा भी लेवल का मुझसे क्वेश्चन कर लेगा, तो अगर मैं एज अ टीचर होऊंगा और ये टॉपिक मैं क्लास में समझा रहा हूँ तो बच्चा तो कुछ भी पूछ सकता है, तो मुझे ABCD से लेके बिल्कुल एडवांस तक मुझे हर चीज पता होनी चाहिए। तो आप लिटरेचर अगर कवर कर रहे हो तो आप पहले उसकी क्रोनोलॉजी पढ़ो, कौन से एरा से वो बिलोंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, राइटर का जो जन्म है वो और उनकी जो मृत्यु है वो सिर्फ एक नॉर्मल, वो भी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, इतने दिए भी नहीं जाते हैं, मुश्किल से 5 से 10 आपको दिए जाते हैं, वो आपको इजीली याद हो जा सकते हैं, बजाय आप दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस से कंपेयर करो तो इतना कोई टफ आपका आएगा नहीं, 5-10 चीजें आएंगी, उनके बारे में पढ़ लो अच्छे से, वर्क्स उनके याद कर लो। राइटर ने जो आपको जो वर्क मेंशन किया गया है, आपको उस वर्क को डिटेल में पढ़ना है, अदर वर्क के आपको सिर्फ नाम याद रखना है, वो नहीं पूछे जाते। मेन वर्क आपका पूछा जाएगा, लेकिन मेन वर्क आपका ऐसा पूछा जाएगा सर कि उसको वो बहुत डिटेल में लेकर जाएंगे, तो आपको उतनी ही डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में कैसे पढ़ना है, मल्टीपल रिसोर्सेज से आप पढ़ सकते हो, एनिमेशन से आप पढ़ सकते हो, और आपकी खुद के सेल्फ नोट्स पहले पढ़ो, पहले हिंदी में नोट्स बनाओ, फिर इंग्लिश में नोट्स बनाओ, डायलॉग रटो उसके सारे, अगर वो कोई राइटर है, अगर वो कोई पोएट है, उसका कुछ फेमस कोट है तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए, पोएट्री में भी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका जो नॉवेल वाला जो सेक्शन है, नॉवेल सेक्शन में भी और प्रोज सेक्शन में भी आपको ये चीज दोनों में मतलब आपकी कवर होनी चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जैसे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, जिसका कोई आपको ठिकाना नहीं मिल रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो रीट लेवल पे आप पढ़ाई करो, रीट या सेंट्रल लेवल की आप पढ़ाई करोगे तब जाके आप पेडागोजी और लिटरेचर भी आपको रीट लेवल का तैयार करना है। रीट की जो क्लासेस होती है सर, मैंने वहां से प्रिपेयर करा था, मतलब रीट की क्लासेस आपको काफी बेनिफिशियल हेल्प देंगी। इस प्रकार से अगर आप सेंट्रल अपनी सेंट्रल तैयारी, लेवल की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा अब हमें। हाँ सर उठना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन वो उस हिसाब के पूछ रहे हैं, वो अब बेसिक्स पे तो जा ही नहीं रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं वो भी नहीं, मतलब जो मेंशन कर रहे हैं वो भी नहीं पूछ रहे हैं, तो आप पूरा ओवरऑल जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, आपके मतलब बहुत सारी चीजें आपके कॉलेज में जो रेगुलर बच्चे जो बीए कर रहे होंगे, जो सिंसियर बच्चे होंगे, अगर वो कर रहे होंगे रेगुलर, या जिन्होंने नहीं भी कर पाए किसी कारण से, तो आप एक बार आपके कॉलेज के सिलेबस से जरूर आप अवेयर रहो। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी करा है, तो जो टर्मिनोलॉजी आपको आपके कॉलेज टाइम पे सिखाई गई है वो आप उसको पहले अच्छे से आप उसको पढ़ लो। बिल्कुल जी, आपने बहुत बढ़िया से चीज़ों को समझाया हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभ्यर्थी अब तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अभ्यर्थी बहुत बार-बार बोल रहे थे कि इंटरव्यू इंग्लिश इंग्लिश का क्यों नहीं आ रहा। इंटरव्यू आ गया और आपने पूरा देखा, चीज़ों को समझा, नोट भी किया होगा काफ़ी अभ्यर्थियों ने। जाते-जाते आप आखिरी में कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगी अभ्यर्थियों को जो तैयारी में लग गए हैं उनको?
हाँ सर मेरी पहली टिप तो यही है कि यदि आप टीचिंग लाइन में आ ही गए हो, आपने वर्ग 2 सिलेक्ट कर ही लिया है, तो आप डेफिनिटली बनने वाले हो ये मान के चलो। क्योंकि अगर आपको बनना ही नहीं होता तो आप यहाँ तक भी आ ही नहीं पाते, आपको कुछ रिसोर्स मिल ही नहीं पाते। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ आपको गाइड कर रही है, तो आप उस चीज़ को समझो और फिर ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। अगर पढ़ ही रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि किसी बच्चे के सामने भरी क्लास में 30 पेजेस बच्चों के सामने अगर आप खड़े हो जाओ तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे कि आपका बिल्कुल 360 डिग्री आपका एनालिसिस होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे, क्योंकि आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट हैं, वो समझ जाते हैं कि टीचर ने कितना पढ़ा है और वो क्या कैसा है। तो यदि आप उसको 360 डिग्री एनालिसिस कर कर जाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तीसरी बात सर, अपने आप की जो आपकी जो नियत है आप उसको पॉजिटिव रखो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, झूठ नहीं बोलना है, आपके अकॉर्डिंग चीजें हो ना हो, आपको सिर्फ लगे रहना है। नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, सरकार क्या निर्णय ले रही है क्या नहीं ले रही, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि अच्छा है ना, आपको तो डिले हो रहा है तो आपको तो टाइम मिल रहा है एक तरीके से, थोड़ा आपको और एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। क्योंकि अगर आप ज्यादा नोटिफिकेशन लाने की जल्दी में हो तो पहले आप ये देख लो कि अगर मेरी एग्जाम कल हो जाती तो मैं कितना प्रिपेयर हूँ। आप ये मान के चलो कि मेरी तैयारी जब मैं पूरी मानूंगा कि जब मैं कल एग्जाम देने के लिए रेडी रहूं। और इंग्लिश में आप ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश अब वैसी रह नहीं गई है। सेंट्रल लेवल के आप प्रिपरेशन रखो, लिटरेचर जो है वो नेट लेवल का रखो, तब जाके आप थोड़ा बहुत वो चीजें बैठेंगी। हर चीज आपको यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, आपको जो अच्छा है, जो एफएलटी लग रही है आप उससे लगाओ। आप ऑफलाइन, जैसे मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ज्यादा बैचेस के पीछे मत भागो, ये बैच खरीद लूं वो बैच खरीद लूं। आप पहले यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, पहले आप यूट्यूब से अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो लास्ट लास्ट में आप भले ही प्रैक्टिस के लिए जो है एफएलटीज आप परचेस कर सकते हो। और जो बच्चे अभी न्यू कमर्स हैं उनको तो मैं यही बोलना चाहूंगी सर कि अपने कॉलेजेस तो आप रेगुलर ही थोड़ा सा करो। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखो, पढ़ाई की लिंक मत तोड़ो, क्योंकि बाद में लिटरेचर स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है सर। सही बात है। तो सभी अभ्यर्थियों ने देखा और काफ़ी अभ्यर्थियों ने तो जहाँ तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कुछ ने शेयर भी कर दिया होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक आप पहुँचाना। कुछ अभ्यर्थियों को शायद ये लग सकता है कि इतना अच्छा इंटरव्यू हमने कंडक्ट करा, काफ़ी अभ्यर्थियों को पता चल गया होगा कि ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, मोटिवेट हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी चीज़ों को समझने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यदि आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि चलो हमें कुछ सीखने को मिला आज के इंटरव्यू में, तो आप इसको एक्सेप्ट करना। और आप बाकी की तुलना में, आपको सच बता रहा हूँ मैं, पहले ऐसे इंटरव्यूज नहीं मिलते थे। जैसे कि हमने तैयारी करी तब भी, या मैम ने तैयारी करी तब भी उनको सेलेक्टेड टीचर्स के इंटरव्यू नहीं मिले होंगे। नहीं, बहुत ही कम मिले होंगे। यूट्यूब पर भी ऐसा मोटिवेशन नहीं था, एक जो मोटिवेशन मिलना चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब गाइडेंस भी अवेलेबल है, सिलेक्टेड टीचर्स के इंटरव्यू भी अवेलेबल है, सही मार्गदर्शन भी मिल रहा है, मतलब कंपटीशन भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है सर कंपटीशन। तो बढ़िया से सभी अभ्यर्थी तैयारी में लग जाइए, विज्ञापन का इंतजार ना करके। आप तो बस ये करिए कि सिलेक्शन इस बार हमें ले ही लेना है, हर हाल में हमें अपना सिलेक्शन लेना है। 6 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी, लेकिन होगी ना ज्वाइनिंग तो। हाँ ठीक सर। है, सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो भी करिएगा। निश्चित तौर पे हम आपके लिए ऐसे इंटरव्यूज लाते रहेंगे। और मैम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, जो भी अभ्यर्थी कुछ आपसे डाउट पूछें तो आप उनको रिप्लाई करने का प्रयास करना संभव हो सके तो, ताकि उनके डाउट वहीं से क्लियर होते जाएं। सर मैंने मतलब इस इंटरव्यू को इसलिए इतना मतलब टू द पॉइंट रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे जब ओवर कॉन्फिडेंस को जब चोट लगती थोड़ा सा हर्ट होता है। बट रियलिटी में अभी यही चल रहा है, एमपी में यही हो रहा है सर। अब लेवल कुछ भी आसान नहीं रह गया। आप 2026 में एग्जाम कम्पीट करने जा रहे हो, तो जो इंग्लिश वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका जो रियल अनुभव रहा है कि आपको तीनों चीजें पैरेलल लेके चलनी है। स्टेट लेवल का मत सोचो, आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करके चलो, तो ही वो चीजें आपकी हो पाएंगी, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा। इंग्लिश से भी बहुतों का नहीं हुआ है, और अब तो सबने भी ये इंग्लिश से कर लिया है, इंग्लिश से कर लिया है, तो कंपटीशन बढ़ना ही है। तो आप उस लेवल की तैयारी अभी से चालू कर दो। सही बात है।
तो बढ़िया से अगर इस सभी वीडियो से अभ्यर्थी किसी की भी हेल्प, हाँ सर, किसी एक की भी हेल्प हो गई तो अच्छा होगा सर। कम से कम एक एक बच्चे का फ्यूचर भी बन जाए। इंटरव्यू का यही तो मेन होता है सर, कि जो सही बात है। समझ नहीं आता ना बच्चे को कि पहले क्या करूं। वेटेज सबका बराबर होता है, लेकिन एक सही स्ट्रेटेजी मिलना वो, और वो तभी मिलेगी जब आप उन लोगों से सुनोगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है सर। सही बात है। और आप ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम इंटरव्यूज करते हैं, भले 1 घंटे का हो जाए, 1.5 घंटे का हो जाए, टाइम ड्यूरेशन हाँ नहीं देखते, हम देखते हैं कंटेंट क्वालिटी, कितना अच्छे से अच्छी सारी बातें पहुंच जाएं। ये नहीं कि हमने मात्र 10 मिनट या 20 मिनट में सारी चीजें फट जल्दी जल्दी बता के खत्म कर दिया। नहीं, चीजें अच्छे से पहुंचनी चाहिए, हर चीज पहुंचनी चाहिए। इसलिए कई बार इंटरव्यूज थोड़े से बड़े हो जाते हैं, किसी किसी को बोरियत फील होती है। लेकिन आप सच मानिए, यदि इंटरव्यू बड़ा है, मतलब कंटेंट आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ सर। तो सर इतनी बड़ी जर्नी को इतना शॉर्ट में बता पाना संभव नहीं होता है, कई बार बहुत डिमोटिवेशन भी होता है, लेकिन ये है कि आपको जो बनना है वो ऑलरेडी पहले से तय है, और आप अपने आप पे विश्वास रखो, आपकी नीयत पे विश्वास रखो। क्योंकि टीचिंग फील्ड बहुत, उसके लिए बहुत एक अलग टेम्परामेंट चाहिए सर, और एक अलग सोच चाहिए। आज के टाइम पे तो स्मार्ट टीचर्स भी होना, साथ ही साथ आपकी नीयत मैटर करती है, और अगर आप अच्छी नीयत से आए हो तो फिर आप लगे रहो, होगा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा, बस प्रयास करते रहिए। और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को साझा भी करना है जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। और मैम ने टाइम दिया और अच्छे से चीज़ें आपको बताई, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। वो भी अब आगे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, आगे कंटिन्यू करते रहें और अपने जीवन में बहुत आगे जाएं। आपको भी थैंक शुभकामनाएं। यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी सर। ठीक है। अच्छा, इसको अपन समाप्त करते हैं, और सभी अभ्यर्थियों से मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी तैयारी को पूरे जी जान लगा के तैयारी में लगेंगे, और आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आने वाला है। इस चीज को दिमाग में बिठा के रखना बस आप। वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा, वर्ग 2 चयन परीक्षा, किसी की भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये आपको सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेंगी। और सबसे खास बात ये है कि चारों विकल्पों को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है, बहुत ही डीप में आपको समझाया गया है। हमारी टेस्ट सीरीज में जो विस्तृत व्याख्या है, वो एक तरीके में शॉर्ट नोट्स की तरह कार्य करती है। और जो भी पी-वाई-क्यूज़ हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और पी-वाई-क्यूज़ की विस्तृत व्याख्या को आप देखेंगे तो बहुत टॉप लेवल की आपको देखने को मिलेगी। यदि हम विस्तृत व्याख्या की बात करें, टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो बाइलिंगुअल रहेगा, और विस्तृत व्याख्या में उस आंसर को समझाने के बाद चारों विकल्पों को समझाया गया है, और विस्तृत व्याख्या बाइलिंगुअल है। चाहे वर्ग 2 का जॉइन करना हो, वर्ग 3 का करना हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये एक सिद्धांत आया था, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया। आवश्यकता पड़ी उस सिद्धांत को और अच्छे से समझाया गया, और उसको बाइलिंगुअल भी समझाया गया है। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सक्सेस क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।